हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून जिस भी टाइम आप ये देख रहे हो। तो फरवरी में हमको जैसे पता है कि यूपीएससी ने जियो साइंटिस्ट का पेपर कंडक्ट कराया, ठीक है। और उस जियो साइंटिस्ट के पेपर ने यूपीएससी ने बिल्कुल डायरेक्ट इंडिकेशन दे दिया है कि क्या वो आईएएस के एग्ज़ाम में पूछ सकता है। आप इसमें बहुत से टॉपिक ऐसे देखेंगे जो हमारे रेगुलर बुक से ना कुछ टॉपिक डेविएट हुए हैं और कुछ टॉपिक जो न्यू भी इंक्लूड हुए हैं, ठीक है। तो हम आज इसको बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे। और अगर आपको वीडियो नहीं भी देखनी है ना, तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जो ये मैंने सॉल्व किया है ना, ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर जाकर, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ पर जाकर ये डाउनलोड कर लेना और एक बार इसे अच्छे से पढ़ लेना जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है इसमें, और क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। आपको बहुत हेल्प मिलेगी, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और मैंने बहुत मिनिमम 7 आवर इसमें लगाया है, तो ये टॉपिक लिखे हैं और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, जैसे हमको पता है कि इन्वायरमेंट में यूपीएससी हमेशा डिकम्पोजर पे या फिर हमारे तो ये फिश है कि एनिमल है या बर्ड है, तो मैंने सब कुछ लिख दिया है यहाँ पर, ये देख सकते हो ऐसे। तो आप ये वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लेना। अगर आपको टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करना है तो मत ज्वाइन करना, क्योंकि मैं मानता हूँ कि उससे डिस्टर्बेंस हो जाता है थोड़ा सा। तो टेलीग्राम भी मेरा मत ज्वाइन कीजिए, बट ये पढ़ लीजिएगा। आपको आपको विश्वास नहीं होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे मेरा ये 2 बजे हुए हैं रात को, 2:30 हो गए हैं और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप वीडियो नहीं देखना है तो मत देखिए, और देखिएगा तो थोड़ा सा अच्छा ही होगा आपके लिए भी। तो ये आप पढ़ ज़रूर लीजिएगा। अगर नहीं भी आपको वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो पढ़ लीजिएगा, ये बहुत हेल्प मिलेगी। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप टेलीग्राम से ये पीडीएफ पूरा ऐसे ही जैसे लिखा है ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से पढ़ लीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं आप। तो यहाँ पर 6 नंबर तक क्वेश्चन जो थे वो हम अब फिजिक्स वगैरह और केमिस्ट्री के थे, तो वो हमारे प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो मैंने काट दिया है, ठीक है। तो ये 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका इज आर करेक्ट, ठीक है। तो हम यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे, हम यहाँ देखेंगे कौन सा टॉपिक ज़्यादा पूछ रहा है यूपीएससी और पूछ सकता है हमारे प्रीलिम्स में, और क्या क्या नॉलेज हम इससे ले सकते हैं, हम ये देख रहे हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं। तो ये किलिमंजारो के बारे में क्यों पूछा, क्योंकि एक ये न्यूज में था, क्योंकि एक इंडियन वुमेन जो है उसने इस पे माउंटिंग किया था, तो इसीलिए ये न्यूज में था, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कह रहा है कि जो किलिमंजारो है वो इक्वेटर पे है। अगर आपने मैप देखा हो तो इक्वेटर यहाँ से पास होता, तो किलिमंजारो यहाँ पर है, तो इसलिए किलिमंजारो इक्वेटर के नीचे पड़ जाता है, ठीक है। और ये सेकंड आप ऑप्शन देखिए, कितना गजब उन्होंने फॉर्म किया कि इट इज़ द हाईएस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन इन द वर्ल्ड। और ये सही है, क्योंकि फ्री स्टैंडिंग ऐसा माउंटेन होता है जो किसी का माउंटेन रेंज का पार्ट ना हो। जैसे हमारा मान लीजिए एवरेस्ट है, तो वो हमारे हिमालय का पार्ट है, ठीक है। बट ये जो है किलिमंजारो, ये किसी माउंटेन रेंज का पार्ट नहीं है। और एक बात और भी आप याद रखेंगे, जो ये किलिमंजारो है ये नेशनल पार्क ज्यूरिडिक्शन में आता है तंजानिया के, और ये प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है। और नेक्स्ट आप क्या और याद रखेंगे कि जो किलिमंजारो है ये वॉल्केनिक पीक है, और इसमें वॉल्केनिक पीक कौन कौन से हैं, तो ये कीबो है, एक मवेंजी है, एक सिरा है। ये तीनों आप याद रखेंगे, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में हमारे आईएएस वाले एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। और आप क्या देखेंगे कि ये जो माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका का टॉलेस्ट माउंटेन है, ठीक है, टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीका। तो ये इतने पॉइंट आप इस क्वेश्चन में याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट कह रहा है कि अरल सी के बारे में पूछ रहा है। तो हमको पूछ रहा है कि अरल सी से कौन से कंट्री जो बाउंड्री शेयर करते हैं। तो हमें पता है कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान करते हैं, ठीक है। और नहीं पता है तो देख लीजिए, यही करते हैं। तो हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट के याद रखना है कि जो कजाकिस्तान है वहाँ पर एक लेक है जो लेक बाल्कस कहते हैं, वो सूख रही है।
और ये पता होना चाहिए जब भी कोई लेख सूखता है तो यूपीएससी को टेंशन होता है और उसको क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये आपको पूरा रिमेंबर होना चाहिए कि लेक बालकस कंप्लीटली कजाकिस्तान में है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये भी है जो कैस्पियन सी से कौन कौन सी कंट्री बाउंड्री शेयर करती हैं। तो हमें तारीख ट्रिक जो है वो याद होनी चाहिए। तो टी से क्या है तुर्कमेनिस्तान, ए से क्या है अजरबैजान, आर से क्या है रसिया, आई से क्या है ईरान है, इराक नहीं है, और के से है कजाकिस्तान। और आप कमेंट करेंगे कि सी ऑफ गैलीली से कौन कौन से कंट्री बाउंड्री शेयर करते हैं। और आप ये भी कमेंट करेंगे कि अरल सी से कौन कौन सी कंट्री बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। तो आप ये 2 कमेंट करेंगे अगर आप देख रहे हैं। तो नहीं देख रहे तो कोई बात नहीं। फिर ये 9 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ये कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गैलापागोस आइसलैंड के बारे में इन्होंने पूछा। तो मैं आपको बता दूं गैलापागोस जो आइसलैंड है वो टेरिटरी किसकी है, इक्वाडोर की है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि पेरू की है। साउथ अमेरिका में नेशन जो ये आता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ पेरू इन्होंने बताया, लेकिन ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ये थी टेरिटरी इक्वाडोर की, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए गैलापागोस आइसलैंड में कोराल रीफ पाई जाती हैं। वहाँ का जो हाईएस्ट पीक है गैलापागोस का वो माउंट अजुल है। ये सब पूरा आपको पता होना चाहिए। और फिर ये भी आपको पता होना चाहिए चार्ल्स डार्विन की जो इवोल्यूशन ऑफ थ्योरी है वो वहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और ये भी पता कर लें कि और ये एक वॉल्केनिक आइसलैंड है। एक मिनट, ये देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो ये कह रहा है कि दे आर फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो वॉल्केनिक एक्टिविटी क्यों है, क्योंकि वहाँ पर जो नाजका प्लेट है, केकोस प्लेट है या पैसिफिक ओशियन की प्लेट है वो वहीं पर मीट होती है, वहीं पर मिलते हैं, इसीलिए वहाँ वॉल्केनो इरप्शन होता है। इतने पॉइंट आपको याद होने चाहिए इसमें से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड है। ये कह रहा है कि एंशियंट सिटी जो तक्षशिला है इज सिचुएटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इन प्रेजेंट स्टेटस में बताना है आपको कि प्रेजेंट डे में तक्षशिला कहाँ पड़ती अगर है तो कहाँ होगी। तो आंसर तो पंजाब है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि तक्षशिला से कौन कौन से तक्षशिला यूनिवर्सिटी के कौन स्टूडेंट थे। तो याद रखना चाणक्य थे, जीवक जो बहुत ही बड़े फिजिशियन थे, ठीक है, वो भी वहीं से थे, ओके। और पाणिनि भी थे। और ये जो बलूचिस्तान अगर पूछे तो ये वेस्टर्न पार्ट है, मतलब गुजरात के वेस्ट में पड़ता है, वो बलूचिस्तान का पार्ट है। खैबर पख्तूनख्वा पूछे तो ये नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है। और जो ये पंजाब तक्षशिला आएगा अगर हम अनडिवाइडेड पंजाब देखें तो उसमें रावलपिंडी जो है आज का वो तक्षशिला हो सकता है प्रेजेंट डे में, ठीक है। और आप पॉजिटिव में और क्या करेंगे, जो ये बोगरा प्लेस है ये कहाँ पर है, बांग्लादेश में है, ठीक है। और महास्थांगड़ कहाँ है, तो वो वेस्ट बंगाल में। महास्थांगड़ तो यूपीएससी ने पूछा भी है कि महास्थांगड़ जो टेराकोटा है वो किस स्टेट में है, तो ये वेस्ट बंगाल वाली स्टेट में पाए है, ठीक है। तो ये आप याद रखना, बोगरा भी वेस्ट बांग्लादेश में, ये आपको पता होना चाहिए। तो इतना पॉइंट आप इसमें याद कर लेना। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि द प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो किस कंट्री से जो इसमें दिए हुए उसमें से पास नहीं होती। तो हम ये पहले देख लें किसमें से पास होती। तो एक ट्रिक याद रख लेना कि तुम फंस गए बाबुल, ठीक है, तुम फंस गए बाबुल। तो इतनी कंट्री है जहाँ से प्राइम मेरिडियन पास होती है। तो हम देखने कौन कौन सी कंट्री से पास होती है। तो टी से टोगो एक कंट्री है याद रखना। यू से यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। यम से माली जो अफ्रीका की कंट्री है। यफ से फ्रांस, फिर ये से अल्जीरिया, फिर यस से स्पेन, ओके, एस से स्पेन। और जी से क्या है घाना, और बी से क्या है बुर्किना फासो। इतनी कंट्रीज है जहाँ से वो पास होता है। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो इंग्लैंड से पास होता है, फ्रांस से पास होता है, और उसमें नॉट पूछा है तो नॉट किस में, इन दोनों से नहीं पास होता, स्कॉटलैंड एंड पुर्तगाल से। तो इसलिए 3 और 4 आंसर था। आंसर तो छोड़ दीजिए, आंसर तो आप मतलब
देख ही लेंगे। और अब हमको क्या पता होना चाहिए कि इक्वेटर कहाँ से पास होता है, इक्वेटर, क्योंकि अगर उन्होंने प्राइम मेरिडियन पूछ लिया और अभी हमने देखा कि तंजानिया वाले क्वेश्चन में किलिमंजारो, वहाँ उन्होंने पूछा कि इक्वेटर किस किस से पास होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इक्वेटर कहाँ किस किस कंट्री से पास होता है। तो यहाँ पर देखिए ये इक्वेटर, और अब देखिए ECB, ये एक ट्रिक है याद कर लेना, ई से इक्वाडोर, सी से कोलंबिया, बी से ब्राज़ील, फिर युगांडा, फिर केन्या, फिर कॉन्गो, फिर गबोन, फिर सोमालिया, इंडोनेशिया। भाई तंजानिया तो ऑप्शन में ही नहीं है, इक्वेटर पास ही नहीं होता, तो फिर वहाँ के किलिमंजारो पीक पर कैसे इक्वेटर आ जाएगा। तो ये आप मतलब PDF डाउनलोड करके पढ़ना है आपको, रट्टा मारो या फिर जागो सो कुछ भी करो, ये पूरा याद होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्री से पास होता है इक्वेटर और कौन कौन से प्राइम मेरिडियन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन तो मतलब हमारे प्रीलिम्स के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है व्हिच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली शोज पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट इन अ रूट। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट एक मतलब बहुत ही वर्स्ट कंडीशन के लिए अगर हम प्रिपेयर हो तो ये एक बात ये देख लेना कि एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स में जाता है, फिर एंडोडर्मिस में, फिर पेरिसाइकल में। तो इतना मतलब आप याद रख सकते हैं, अगर याद हो जाए। उतना इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मैंने ज़्यादा उसमें लिखा नहीं। तो यहाँ पर अब कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये 17 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ रहे हैं बुक्स, मॉडर्न इंडिया की बुक्स पूछ रहे हैं, ऑथर पूछा जा गया है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि 1857 बुक जो लिखा है वो एसएन सेन जी ने लिखा है, ठीक है। ये आप मतलब रट लीजिए कि 1857 एसएन सेन जी ने लिखा है। और जो सिविल रेविलियन इन इंडियन म्यूटनी है वो SB चौधरी जी ने लिखा है, ओके। और जो सिपाही म्यूटनी, ये तो मतलब एक्चुअली सबको पता ही होता है, सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 RC मजूमदार जी ने लिखा है। RC मजूमदार जी वही हैं जिन्होंने हड़प्पा सिविलाइजेशन के डिस्कवरी में बहुत बड़ा योगदान दिया था, ठीक है। फिर अवध रिवोल्ट, रुद्रांशु मुखर्जी ने लिखा है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। अवध से कौन रिलेटेड थी, बेगम हजरत महल जिन्होंने रिवोल्ट किया था 1857 में, तो ये भी पता होना चाहिए। अवध किसान सभा भी यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि अवध किसान सभा रामचंद्र देव जी ने इस्टेब्लिश किया था, जिसमें PT नेहरू का भी योगदान था। तो ये आप पूरा देख लीजिएगा, PDF में बहुत अच्छे से सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक बार और भी याद रख लेना कि जो जीन बैप्टिस्ट ट्रावेनियर थे ना, वो फ्रांस का ट्रेवलर था। जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर फ्रांस का ट्रेवलर था, और फ्रैंकोस बर्नियर जो था वो भी फ्रांस का ट्रेवलर था। अभी ट्रेवलर देखेंगे क्योंकि ट्रेवलर पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो रुकिए अभी आपको मैं दिखाता हूँ। इस 18 सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ विजयनगर आर करेक्ट। UPSC 2023 में भी विजयनगर पर क्वेश्चन आया था, सॉरी, और यहाँ पर भी आया। तो ये कह रहे हैं जो कॉल मैकिंजे हैं वाज द फर्स्ट सर्वेयर जर्नल ऑफ इंडिया टू विजिट विजयनगर। यस इट इज करेक्ट। तो ये आपको एज अ नॉलेज मतलब पढ़ना है कि आपको ये याद रखना है कि अब की कॉल मैकिंजे कोई थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम विजयनगर को विजिट किया था। और ये इन्होंने कब किया था, तो अराउंड 1800 आप याद रख सकते हो, ठीक है। और ये कह रहा है कि जॉन मार्शल जो थे वाज द फर्स्ट टू टेक डिटेल फोटोग्राफ ऑफ द साइट। तो यहाँ पर याद रखना कि जॉन मार्शल नहीं, अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ थे जिन्होंने डिटेल फोटोग्राफ लिया था वहाँ का, मतलब विजयनगर साइट का, ठीक है, हम्पी का। तो ये आप तो ये इनकरेक्ट है इसमें। लेकिन अगर ग्रीनलॉ, अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ सही है, तो अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ याद रखना कि फर्स्ट डिटेल फोटोग्राफ लेने वाले थे, ना कि जॉन मार्शल। और देखिए यहाँ पर मतलब इन्होंने कैसे एक्सचेंज किया है। तो यहाँ पर ये कहते हैं जेम्स बर्गेस जो है वाज द फर्स्ट टू अंडरटेक कंजर्वेशन ऑफ हम्पी। तो जेम्स बर्गेस नहीं थे, वो थे जॉन मार्शल जिन्होंने कंजर्वेशन ऑफ हम्पी पर वर्क किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वैसे ऑप्शन तो ये करेक्ट है, वो आप छोड़ दीजिए। बट आपको ये ध्यान में रखना कि
ये जॉन मार्शल कंजर्वेशन ऑफ हम्पी से रिलेटेड है। अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ जो फोटोग्राफ ऑफ द साइट से रिलेटेड है। कॉल मैकिंजे जो है वो फर्स्ट टाइम विजिट ऑफ विजयनगर से रिलेटेड है। और ये भी पता होना चाहिए जो विजयनगर है हम्पी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो 1986 में बना था। ठीक है, तो ये इतना आपको बिल्कुल रट होना चाहिए। फिर 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेवलर और कंट्री बताना है। तो सैयद अली रीस आपको याद रखना है कि टर्की के हैं, ये जनरली बुक में नहीं दिखता। तो सैयद अली रीस कहाँ के हैं? टर्की के हैं। किसके टाइम पे आए थे? तो हुमायूं के टाइम पे आए थे। इब्न बतूता तो हम जानते हैं मोरक्को का है। किसके टाइम पे आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और फिर पीटर मंडी याद रखना इंग्लैंड से रिलेटेड है, इंग्लैंड के थे वो ट्रेवलर। फिर दौड़ते बरबोसा पोर्तुगल, ये किसके टाइम पे रहे थे? तो कृष्णदेव राय के टाइम पर। तो बरबोसा किसके टाइम पे रहा था? कृष्णदेव राय, जो रूल किए थे विजयनगर एम्पायर को कब से? 1509 से 29 तक। ये सब पता होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, और अभी हम बहुत सारे ट्रेवलर देखते हैं यहाँ पर। ये देखिए, तो याद रखना जो निकतिन है वो रसिया का ट्रेवलर था। जो अब्द अल रज्जाक है वो समरकंद से रिलेटेड है। ठीक है, फिर जो मोन्सरेट है बहुत इंपॉर्टेंट, वो स्पेन का ट्रेवलर है और अकबर के टाइम पे आया था मोन्सरेट। फिर मोहम्मद वली बल्खी जो है वो उज्बेकिस्तान, क्योंकि बल्ख प्लेस उज्बेकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान का ट्रेवलर था। जीन बैप्टिस्ट ट्रेवनियर बता दिया फ्रांस का था। फ्रैंकोइस बर्नियर फ्रांस के ट्रेवलर थे। तो इतना आपको पीडीएफ आप जब पढ़ेगी तो ये रिवीजन करना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन डिप्लीशन में बहुत ही बड़ा इसका रोल होता है। ये बहुत ही हार्मफुल है वो ओजोन के लिए। ठीक है, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ओजोन डिप्लीशन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसके रिगार्डिंग देखते हैं ऑप्शन। ये कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिमेन इनर्ट इन द ट्रोपोस्फेयर बट स्लोली डिफ्यूज इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर। यह जो ट्रोपोस्फेयर से ये जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में ट्रांसपोर्ट होता है धीरे धीरे, और स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। फिर कह रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन द अपर एटमॉस्फेयर आर सब्जेक्टेड टू यूवी रेडिएशन जनरेटिंग फ्री रेडिकल। और ये जो फ्री रेडिकल हैं वो क्लोरो रेडिकल कॉल्ड क्लोरो मोनोऑक्साइड, जो कि ओजोन के साथ रिएक्ट कर उसको डिप्लीट करते हैं, उसको लिए हार्मफुल बन जाते हैं ये। ठीक है, फिर कह रहा है ईच जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड है कैन इनिशिएट अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ये भी सही है कि जो ईच ये रेडिकल्स होते हैं वो क्लोरीन के साथ मतलब वो रिएक्ट करके ओजोन के साथ उसको डिप्लीट करते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं धीरे धीरे। तो ये पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही था। और अभी आप ये मत सोचिए कि ये ओजोन के बारे में नहीं लिखा, एक और क्वेश्चन है ओजोन का, वहाँ मैंने सारी डिटेल लिख रखी है। तो यहाँ पर आपको मैं बता सकता हूँ कि आपको ओजोन में क्या याद रखना है। तो आप ओजोन में वियना कन्वेंशन जो 1986 और 7 के अराउंड हुआ था वो याद रखिए कि ओजोन से रिलेटेड है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखिए कि वो भी ओजोन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये दोनों अब आपको याद रखना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली अमेंडमेंट याद रखिए कि वो भी ओजोन से रिलेटेड है। तो ये सब आपको एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें याद रखना है। फिर देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको ये तो नहीं पढ़ना है क्योंकि ये इसमें से मतलब ज़्यादा केमिस्ट्री का ले लिया है, बट आपको याद क्या रखना है वो मैं बताता हूँ। देखिए पहले देख लीजिए, नाइट्रोजन साइकिल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेडिएटेड केमिकल रिएक्शन इन एक्वेटिक, कह रहा है इन एक्वेटिक एंड सॉयल इन्वायरमेंट। इन दिस कंटेस्ट आपको बताता हूँ, आपको ये बताना है नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, इसकी डिफिनीशन पता होनी चाहिए। जो फ्री इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन होते हैं उनको फिक्स किया जाता है इन द सॉयल में। ठीक है, तो ये पता, नाइट्रिफिकेशन पता होना चाहिए आपको, डीनाइट्रिफिकेशन पता होना चाहिए। जो नाइट्रिफिकेशन का उल्टा होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का उल्टा होता है, उसी को
डिनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो अब आपको पढ़ना क्या वो मैं बताता हूँ। जो एक्स्ट्रा पॉइंट ये देखिए, ये बहुत बार यूपीएससी ने पूछा कि कौन से प्लांट हैं और कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो मैंने लिख दिया यहाँ। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट की बात करें हम, तो लेगूम्स प्लांट होते हैं, जैसे बीन्स हो गया, पीज हो गए, लेंटिल्स हो गया, अल्फा अल्फा आपको 2022 का पेपर याद हो तो याद रखिए, क्लोवर भी उसमें था। फिर ये लपिन्स, ये याद रखिएगा। और जो इनके साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जो सिम्बायोटिक रिलेशन हमारे लेग्यूम के साथ लगाते हैं, वो राइजोबियम है। राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। फिर राइजोबियम के अलावा कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं जो प्लांट के साथ नहीं फ्रीली वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। वो है हमारे साइनोबैक्टीरिया, एनाबेना, नॉस्टॉक, फिर अजियोटोवेक्टर, फिर क्लोस्ट्रोडियम। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना कि ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे जाते हैं। आप ये पीडीएफ पढ़ लेना अभी भी। अगर आपको लगता है कि वीडियो नहीं देखना चाहिए तो छोड़ सकते हो, मुझे मतलब उतना वो नहीं है भाई, लेकिन पीडीएफ पढ़ के जाना यार। अगर किसी की हेल्प होती है तो ये मतलब बड़ी खुशी की बात है यार, किसी की भी हेल्प हो तो। फिर 22 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिफरेंट बायोम्स। डिफरेंट बायोम्स के बारे में बताना। फिर ये कहता है जो ट्रॉपिकल सवाना बायोम है इज अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड विथ स्केटर्ड ड्राउट रेसिस्टेंट ट्रीज। यस, ये याद रखना कि जो ये ग्रासलैंड होता है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जो सवाना ग्रासलैंड है स्पेशली, उसमें ग्रासेस के साथ कुछ डॉर्फ प्लांट भी पाए जाते हैं। ओके, फिर कह रहा है ये कि टेम्परेट जो डेसिडियस फॉरेस्ट बायोम है इज अ हाई अल्टीट्यूड रीजन इन द हिमालय। तो यस, अगर ये टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट जो बायोम है वो हमारे हाई अल्टीट्यूड हिमालय में पाया जाता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, फिर थर्ड कह रहा है जो टेम्परेट कोनी फॉरेस्ट समझ रहे हो, जो बहुत ही हाई अल्टीट्यूड में कोल्ड एरिया में मिलते हैं। कोनीफर फॉरेस्ट बायोम इज फाउंड इन वेरी ड्राई इन्वायरमेंट। जो ठीक है, ड्राई है, ये तो ठीक है क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ पड़ रही है तो ड्राई मान लेते हैं। फिर हुए टेम्परेचर रेंज फ्रॉम वेरी कोल्ड टू वेरी हॉट। ये ऐसा नहीं है भाई, बहुत हॉट तो टेम्परेचर जाता ही नहीं, 2-4% चला जाए गर्मी में तो भी बहुत ज़्यादा है, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है इस हिसाब से। ठीक है, फिर हमारा कह रहा है जो टुंड्रा बायोम है, टुंड्रा बायोम इज फाउंड इन पोलार रीजन। ठीक है, मतलब ये आर्कटिक सर्कल या अंटार्कटिक सर्कल के बाद पाया जाता है। ठीक है, एंड करेक्टराइज बाई एब्सेंस ऑफ ट्री डॉर्फ प्लांट्स। ये याद रखना है कि टुंड्रा बायोम में ट्री और डॉर्फ प्लांट नहीं होते। एंड ये वेट होता है, मतलब वेट स्पंजी एंड रफ ग्राउंड सरफेस है। तो ठीक है, ट्री तो और डॉर्फ प्लांट नहीं पाए जाते, तो क्या पाए जाते हैं वो मैंने लिख रखा है यहाँ पर। देखो जी, वहाँ पर ट्री नहीं होते बस मोसेस होते हैं, जो हमको पता है कि प्राइमरी सक्सेशन में हेल्प करते हैं। वहाँ पर लीचेंस होते हैं। ठीक है, तो मोसेस और लीचेंस होते हैं जो। और फिर अगर हमारे एनिमल की बात करें तो वुल्फ पाए जाएंगे, फॉक्सेस पाए जाएंगे, मस्क ऑस्क पाया जाएगा। और अगर हम अंटार्कटिका रीजन की बात करें तो जो पेंगुइन है, ये याद रखना कि वो आर्कटिक में नहीं पाया जाता। पेंगुइन लिव ओनली इन अंटार्कटिक रीजन। ये आपको पता होना चाहिए, इतना पॉइंट इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट दिखाते हैं। ये तो उसका क्वेश्चन है, तो अब नेक्स्ट हमारा क्या है, ये 28 नंबर। ये कह रहा है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये कह रहा है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ तक तो सही है, एंड रिमेन्स इन ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। नहीं भाई, अगर केक को हटाना है तो सीधा आपको इम्पीचमेंट प्रोसेस चलाना पड़ता है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए तब हटा सकते हो, ये नहीं कि प्रेसिडेंट जब चाहे तब हटा सकता है। तो ये इनकरेक्ट हो गया। फिर सेकंड कह रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ द केग आर चार्ज ऑन द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। नहीं भाई, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया तो उसके लिए क्रिएट किया जाता है जो अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर हो।
या ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए ये क्रिएट किया जाता है। तो ये तो जो कैग का जो सैलरी वगैरह है वो तो चार्ज किया जाता है हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, यूपीएससी ऐसे पूछ सकता है तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अभी आपको पॉलिटी में दिखाते हैं कि यूपीएससी टप्पे भी गया है, फिर कह रहा है कि द रिपोर्ट्स ऑफ द कैग रिलेटिंग टू द अकाउंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट आर सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट। भाई यूनियन का तो इस प्रेसिडेंट के पास जाता है, बट स्टेट का रिपोर्ट जो है वो गवर्नर को दिया देता है कैग, कि वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ले जाकर रखेगा उसको। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेल कॉज रिपोर्ट ऑफ द कैग रिलेटिंग टू द अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड टू बी लेड बिफोर द ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यस, जैसे गवर्नर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कैग का रिपोर्ट रखेगा, वैसे प्रेसिडेंट हमारे पार्लियामेंट में रखेगा। और याद रखना कि जो ये कैग होता है ना, ये देखो इसमें बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशनल नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी पूछा गया है, तो वो भी आप याद रखना। और कैग का ओथ होता है, ये याद रखना कि कैग का ओथ मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में पॉलिटी का इससे ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं लिख के रखा हूँ, क्योंकि पॉलिटी तो आप मतलब लक्ष्मीकांत से पढ़ेंगे, या आप पॉलिटी में अधिकतर लोग मतलब स्ट्रांग होता ही है वो, लेकिन फिर भी मैंने कई जगह पर लिख रखा है, वो आपको अभी दिखेगा। जो रेगुलर बुक में थोड़ा कम एक्सप्लेन होता है वो मैंने पॉलिटी का भी लिख रखा है। ये कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बताना है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू मेक प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूंसी। यस, बिल्कुल पार्लियामेंट के बारे में जब बात आए ना और उसकी पावर की, तो थोड़ा ब्रॉड में सोचिएगा, क्योंकि वो पार्लियामेंट है। ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड से लेके कुछ भी इंक्लूड कर सकता है, कुछ भी डिलीट भी कर सकता है। वैसे तो बेसिक स्ट्रक्चर है, बट पार्लियामेंट की पावर बहुत बड़ी है। ठीक है, फिर कह रहे हैं द वैलिडिटी ऑफ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी शैल नॉट बी कॉल्ड क्वेश्चन इन अ कोर्ट। ये भी सही है। ओके, तो इसमें दोनों सही है। तो आपको क्या करना है, जाकर आपको डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में पूरा पढ़ना है, यूपीएससी पूछ सकता है, ये याद रखिएगा। फिर यहाँ पर देखिए स्पेशल प्रोविजन, कह रहा है कि स्पेशल प्रोविजन वाज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 टू इस्टेब्लिश द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यस, पहले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट एक ही साथ बॉडी थी, बट 2003 में 89th जो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके तहत इन दोनों को, शेड्यूल कास्ट को अलग को, शेड्यूल ट्राइब को अलग कर दिया। और ये याद रखना कि ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। ठीक है, फिर ये कह रहा है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देखो बैकवर्ड क्लास की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और शेड्यूल कास्ट की भी है, बट माइनॉरिटीज़ की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब आपको क्या करने जाकर, आपको कितने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सबको आपको पढ़ना है बहुत ही मन लगाकर। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो ये करेक्ट है। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए। तो यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा था, तो ओनली 2 आर नॉट करेक्ट। अब हम और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन के। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन हमारा। ये कह रहा है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग आइसलैंड इन साउथ ईस्ट एशिया इज सिचुएटेड बिटवीन द वॉयलेस लाइन एंड वेवर्स लाइन। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इसमें ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो मैं कहूँगा कि आप सिर्फ इतना याद रखिए, जो वॉयलेस लाइन है और वेवर्स लाइन है वो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है।
ठीक है। और ये लाइन कहाँ से जाती है, तो साउथ ईस्ट एशिया से जाती है। ये क्वेश्चन ही आपका आंसर है आपके प्रीलिम्स 2024 के लिए। और वैसे ये आंसर था सेल्विस आइसलैंड, जहाँ से ये बिटवीन में है वेलिस लाइन एंड वेवर्स लाइन। तो आपको मैं और बताता हूँ आपको पॉइंट। तो यहाँ पर बोर्नियो ऑप्शन में, तो आपको बोर्नियो के बारे में पता होना चाहिए कि 3 कंट्री में डिवाइड है और ये 3rd लार्जेस्ट आइसलैंड है वर्ल्ड में। ठीक है, यूपीएससी पूछ सकता है कि आप बता दीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में 5 आइसलैंड को। और आप ये अगर ये सोच रहे हैं कि ये फैक्ट है, नहीं पूछेगा यूपीएससी, भाई ये फैक्ट के पीछे ही भाग रहा है, पोर्ट का पूछ रहा है, डीपेस्ट लार्जेस्ट, समझ रहे हो। तो यूपीएससी अब फैक्ट पे भी जा रहा है वो, क्योंकि फैक्ट आपके पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करता है। इसलिए तो यूपीएससी ये भी चाह रहा है कि आप फैक्ट भी याद करो, तभी वो पूछ रहा है कि लार्जेस्ट एक्सपोर्ट क्या हुआ फिर, या फिर मिल्क प्रोडक्शन या एग्रीकल्चर में पूछ रहा है। तो फैक्ट पूछ रहा है यूपीएससी, या डेट में पूछ रहा है, या अमाउंट में फैक्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो हम देख लें, ये बोर्नियो है 3rd लार्जेस्ट आइसलैंड। तो हमको पता होना चाहिए कि फर्स्ट 2 कौन से हैं। तो फर्स्ट कौन सा है, ग्रीनलैंड है। सेकेंड है न्यू गिनी आइसलैंड, याद रखना न्यू गिनी 2nd लार्जेस्ट आइसलैंड है। फिर 3rd हमारा हो गया बोर्नियो, फिर 4th है मेडागास्कर, फिर 5th है बेफिन कनाडा का, फिर 6th है जावा। तो जावा और सुमात्रा में पूछे, अगर ऐसे बोल दे कि इंडोनेशिया जो लार्जेस्ट आइसलैंड है वो हमारा मतलब क्या बोलते हैं जावा है, या फिर बोल दे कि सुमात्रा है। तो आपको पता चाहिए इंडोनेशिया में, अगर इंडोनेशिया की बात करें तो बोर्नियो लार्जेस्ट आइसलैंड है, और जावा और सुमात्रा में बात करें तो जावा का है। तो ये याद रखना आप, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर ये देखिए बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि यूपीएससी पूछ सकता है, और मैंने ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब गवर्नमेंट साइट से ही लिया है। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट इन इंडिया इज करेक्ट। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को पहले जान लीजिए कि मानसूनल फॉरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि दे आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड इन इंडिया। यस, जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं वो अराउंड आई थिंक 40% या 37% वो अकाउंट करते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडुअस यहाँ पर दोनों, चाहे वो मॉइस्ट डेसिडुअस हो या ड्राई डेसिडुअस हो, दोनों इंक्लूड करता है। फिर कह रहे हैं दे आर स्प्रेड ओवर अ रीजन विच रिसीव एनुअल रेनफॉल बिटवीन 70 to 200 सेंटीमीटर। तो ये भी सही है, क्योंकि 200 प्लस जैसे होगा तैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट आ जाएंगे, और 70 से कम जैसे होगा तैसे हमारे डेजर्टिक प्लांट आ जाएंगे। समझ रहे हो, जीरोफाइटिक प्लांट जिसे कहते हैं। तो इसमें दोनों करेक्ट है हमारा। तो अब हम देख लेते हैं कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट तो ठीक है, लेकिन यूपीएससी पूछता कि कौन से ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है नाम। तो आपको याद होगा कि सैंडलवुड हो गया, नीम हो गए, साल बहुत इंपॉर्टेंट, टी के भी, खैर भी हो गया, अर्जुन हो गए, कुसुम हो गए। तो ये सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर 42 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्राउंड नेट कल्टीवेशन इन इंडिया इज करेक्ट। ठीक है, तो कहता है ग्राउंड नेट इज अ राबी क्रॉप। मतलब आप यार देख सकते हो कैसा क्वेश्चन, राबी और खरीफ में। और ये फर्स्ट टाइम नहीं, बहुत बार पूछा है, चाहे उसने एमएसपी में पूछा हो कि एमएसपी में कौन कौन सी क्रॉप हैं, या चाहे उसने राबी और खरीफ में कंफ्यूजन किया हो, ये यूपीएससी का। तो आज तो देखते हैं। तो ये ग्राउंड नट जो है वो राबी नहीं खरीफ क्रॉप है। ओके, और ये कह रहे हैं ग्राउंड गुजरात इज ए इम्पॉर्टेंट स्टेट फॉर ग्राउंड नेट कल्टिवेशन। यहाँ इम्पॉर्टेंट स्टेट बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है लार्जेस्ट या फिर कोई नंबर। तो ये तो सही हो ही गया। तो 2 करेक्ट है। अब हम देखते हैं राबी और खरीफ क्रॉप। ये मानता हूँ बहुत ईजी है, लेकिन कन्फ्यूजन है। तो राबी मतलब विंटर में जो सोइंग की जाती है। तो कौन कौन से है, वीट है, ग्राम है, मतलब रेनफॉल कम होगी तो वीट ग्राम से, पीज है, मटर है, मतलब बारले है, फिर ग्राम 2 बार हो गया, और मस्टर्ड है, ये याद रखना। तो वीट, ग्राम, पीज, बारले, मस्टर्ड। और अब हम देखते हैं कि खरीफ क्रॉप कौन सी हैं। ठीक है, खरीफ देखो जो रेनफॉल के टाइम पे होती हैं, जैसे राइस हो गया, मेज हो गया, ज्वार, क्योंकि ये रेन डिपेंडेंट क्रॉप है। ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, जूट को ज़्यादा चाहिए ही,
मूंग हो गया, सोयाबीन हो गया, उड़द हो गया, कॉटन हो गया और ग्राउंड नेट। तो ये सब क्या हैं? खरीफ क्रॉप्स हैं। तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सही से देखेंगे। मैंने बहुत सर्च किया, फिर गवर्नमेंट का जो 300 पेज का होता है वो एनुअल रिपोर्ट माइनिंग की, उसको निकाल के तब यह सॉल्व किया है। तो अभी देखते हैं, इसमें कह रहा है व्हिच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया एज पर एनुअल रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। ओके, तो याद रखना उड़ीसा जो है वो बॉक्साइट का 73% प्रोडक्शन करता है इंडिया का, उड़ीसा। ठीक है, और उड़ीसा में कौन कौन सी साइट है, चाहे वो कोरापुट हो, कालाहांडी हो, सुंदरगढ़ हो, बोलानगिरी हो, तो ये सब उड़ीसा की साइट हैं जो हमारे बॉक्साइट के लिए फेमस हैं। ठीक है, और उड़ीसा के बाद ये कि मैंने सरप्राइजिंग फैक्ट देखा कि गुजरात जो है वो 9% है। पहले मुझे लगा कि और सब साइट पे मतलब अदर अदर जो ISPCS की कोचिंग की साइट पे देखा तो वो उनमें झारखंड बता रही थी। आपको कन्फ्यूजन होगा तो मैं ग्रुप में रिपोर्ट सेंड कर दूंगा, आप देख लीजिए। गुजरात सेकेंड नंबर पर है भाई। ठीक है, तो ये फर्स्ट पर उड़ीसा 73%, गुजरात 9%, झारखंड 8% करता है। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए। फिर मैंने यहाँ पर आपको लिखा, क्योंकि मिनिस्ट्री और माइंस का देखा तो मैंने कहा और भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर याद रखना जो कॉपर है उसमें MP 56% करता है और राजस्थान 43% प्रोडक्शन करता है। तो MP फर्स्ट पे हो जाएगा, राजस्थान सेकंड पे। क्रोमाइट की बात करें तो उड़ीसा 100% करता है प्रोडक्शन। ये याद रखना, उड़ीसा 100% प्रोडक्शन जो इंडिया का होता है वो उड़ीसा के स्टेट से आता है। ठीक है, फिर कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में जो गोल्ड है वो 99% इंडिया का गोल्ड कर्नाटका से प्रोडक्शन होता है। फिर आयरन जो बहुत इंपॉर्टेंट है उड़ीसा में 53%, और फिर उसका सेकेंड स्थान पर छत्तीसगढ़ है जो 16% है। तो ये सब माइनिंग रिपोर्ट से लिया है मैंने, कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है और आप ये पढ़ लेना। ठीक है, और भी अभी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए रिजर्व की बात हुई तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा रिजर्व है, 50% बॉक्साइट का रिजर्व उड़ीसा में। और फिर सेकेंड पर आंध्र प्रदेश है, प्रोडक्शन में नहीं है लेकिन रिजर्व में सेकेंड पर आंध्र प्रदेश है बॉक्साइट के, और थर्ड पर गुजरात है जो कि 9% रिजर्व के साथ। फिर अगर वर्ल्ड लेवल पर देखें तो ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट प्रोडक्शन करता है, चाइना सेकंड पर है। इंडिया की प्रोडक्शन में बात करें तो 6th प्लेस पर है। ये एनुअल रिपोर्ट जो 2023 की वहाँ से लिया है, तो ये आप याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं 44 नंबर। कह रहा है एज पर द इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। आपको अब इससे क्या करना है कि आपको जाना है फॉरेस्ट रिपोर्ट को पूरा पढ़ना है कि which of the following state has the maximum percentage of its geographical area under forest cover। तो आंसर तो हमारा मिजोरम है, बट हम देखते हैं कि कौन। तो मिजोरम में कितना है, 85% मान सकते हो। सेकेंड प्लेस पे परसेंटेज के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश है, थर्ड प्लेस पर मेघालय है, फोर्थ पर नागालैंड है। ठीक है, और ओके, तो ऐसा आप ये पूरा याद रखिएगा। और अब हम एक और पॉइंट आपको मैं बताता हूँ कि 1 मिनट, हम देखते हैं फॉरेस्ट कवर स्टेट, फॉरेस्ट कवर वाइज, एरिया वाइज। अब पहले परसेंटेज वाइज हमने देखा, अब एरिया वाइज MP फर्स्ट पे, ये आंध्र प्रदेश नहीं अरुणाचल प्रदेश से। तो आपने देखा चाहे परसेंटेज हो चाहे एरिया वाइज हो, अरुणाचल प्रदेश सेकंड पे पड़ता है। फिर और ये नॉर्थ ईस्ट का ओनली स्टेट है जो फॉरेस्ट कवर में आता है एरिया वाइज में। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ एरिया वाइज में, फिर उड़ीसा है, फिर महाराष्ट्र है, ये पता होना चाहिए। और फिर होना भी पता है कि जो 33% जो है वो ऐसे हमारे 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गई है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे अराउंड 19 आई थिंक स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैं
जो 33% एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर है उनके, जो हमारा एम है, ठीक है। तो ये आप एक बार चेक कर लेना, लेकिन आई थिंक 19 है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए पूरा। तो यहाँ पर हमने परसेंटेज कवर देख लिया, फॉरेस्ट कवर देख लिया, और ये भी आपको तो पता होगा कि फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट जो है बाइनली आती है, मतलब 2 साल में एक बार आती है। ओके, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग डिसीज करेक्टरिस्टिकली एंड स्पेसिफिकली लिंक टू द एवेस्टोसिस एक मिनरल्स होता है, उससे मतलब ये माइनिंग एरिया में जो एवेस्टोसिस माइनिंग एरिया होती है वहाँ पर जनरली लोगों को कौन सी डिसीज होती है, तो लंग फाइब्रोसिस। अब ये मिनरल है और इससे डिसीज हो रही है, तो अब हमको पता होना चाहिए कौन कौन से मिनरल हैं, उनसे कौन कौन सी डिसीज होती है। तो मरकरी से मिनीमाता कन्वेंशन पता होना चाहिए, ठीक है। फिर कैडमियम से इटाई, लेड से एनीमिया, आर्सेनिक से ब्लैक फूड डिसीज, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ये कुछ मिनरल्स हैं जिनसे ये डिसीज एक्सेस मात्रा में अगर हो जाए तो होती है, ठीक है। और इसमें से बहुत सारे मिनरल जो वाटर के द्वारा, मतलब वाटर के थ्रू कंज्यूम किए जाते हैं, क्योंकि वाटर में जब ये मिनरल डिफ्यूज हो जाते हैं ग्राउंड वाटर में, इसीलिए हम कहते हैं कि ग्राउंड वाटर को इन हैवी मेटल से बचा के रखना है, क्योंकि अगर वो ग्राउंड वाटर में ये सब डिफ्यूज हो गए तो जैसे ये आर्सेनिक हो गया, जहाँ पर ज़्यादा वाटर हो, मतलब वो वाटर होल्डिंग होती है, जैसे रिवर ओवर वाले एरिया में, वहाँ आर्सेनिक जनरली ज़्यादा पाया जाता है, जो कि एक अमाउंट के ऊपर हानिकारक बहुत होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो ये सब पता होना चाहिए आपको। फिर यहाँ पर पूछा है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग डिसीज डज नॉट येट हैव एनी इफेक्टिव वैक्सीन। तो यहाँ पर देखिए चिकन पॉक्स की है, टाइफाइड की भी है, पपलेमा वायरस के तो इतना न्यूज़ में था, हेपाटाइटिस सी की नहीं है। तो यहाँ हेपेटाइटिस सी की नहीं है, बट जो हेपाटाइटिस ए एंड बी है, मतलब कुछ हेपेटाइटिस मान लीजिए जिनकी वैक्सीन है, सभी हेपेटाइटिस कैटेगरी में, ऐसा नहीं कि सभी हेपेटाइटिस की वैक्सीन नहीं है, कुछ कैटेगरी की है, कुछ कैटेगरी की नहीं है। तो अगर यूपीएससी पूछता है कि हेपेटाइटिस की ऑल कैटेगरी वैक्सीन आर नॉट अवेलेबल, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49। ये आप मतलब वैसे देख लिए कि इसमें पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर और डिसीज इज ड्यू टू द न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटी इन द सेक्स क्रोमोजोम। मेरे अकॉर्डिंग टू टर्नर सिंड्रोम होना चाहिए, आप बताइएगा आपका क्या आंसर है, क्योंकि ये मुझे मतलब ज़्यादा पता नहीं है भाई, ठीक है। फिर देखते हैं, एक है द टू मेडवल पीरियड कैनाल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सतलज एंड यमुना रिवर्स एंड ज्वाइनिंग एट करनाल वर मेड ऑर्डर्स ऑफ। आपको पता होगा ये जो कैनाल है, लेक हो गए एंशियंट टाइम में, या टैंक, इन सब की इतनी इम्पोर्टेंस है यूपीएससी में कि क्या बता, अगर किसी रूलर ने, किंग ने ये काम कराया है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के लिए, या फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के लिए। तो जैसे 2023 में यूपीएससी ने पूछा कि तुंगभद्रा रिवर पर डैम किसने बनवाया था, ठीक है। तो देवराय उसका फर्स्ट आंसर था, विजयनगर एम्पायर का। तो वैसे मतलब ये डैम हो गया, कैनाल हो गया, यूपीएससी पूछता है। और अगर मेडोवल पीरियड में कैनाल में आपको आंसर ना होता तो फिरोज शाह तुगलक लगा देना, जो तुगलक डायनेस्टी, इसने एग्रीकल्चर में कैनाल के उसमें बहुत अच्छा काम किया, और इसीलिए इसने वो इरिगेशन टैक्स या वाटर टैक्स लगाया, जिसको हम कहते थे सर्ब। याद रखना, अगर पूछ ले कि सर्ब, जैसे बहुत पूछते हैं कि टर्मिनोलॉजी किससे रिलेटेड है, तो अगर वो पूछ ले सर्ब किससे रिलेटेड है, तो इरिगेशन टैक्स था तुगलक के पीरियड में। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इसने लैंड असेसमेंट कराया लैंड रेवेन्यू के लिए, ठीक है। फिर अगर यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो ये दीवानी को ही जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था उसको इस्टेब्लिश किया। और तकाबी क्या है, लोन है, इसने लोन दिया फार्मर्स को। तो ऐसा पूछ सकते हैं, तकाबी इन मेडोवल पीरियड रिलेटेड टू द लोन, तो आप याद रखिएगा।
फिर नेक्स्ट देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन 3 वर्क ऑन द साइंस ऑफ म्यूजिक कॉल्ड द संगीत राजा, संगीत मीमांसा एंड सुधा प्रबंधा। तो ये एक आउट ऑफ मतलब मान लीजिए बेसिक बुक से है क्वेश्चन। तो इसमें आपको याद कर लेना कि अब अगर यूपीएससी पूछता है तो संगीत राजा या संगीत मीमांसा या सुधा प्रबंधा, तो ये महाराणा कुंभा जी ने राइट किया था। इनको संगीत शिरोमणि भी कहा जाता है। और इब्राहिम आदिल शाह जो थे उन्होंने नवरस की रचना की थी। फिर तानसेन की बात करें तो इन्होंने बहुत सारे राग और रासों की रचना की थी या इसने राइटिंग की थी। तो ये सब आप याद कर लेना, ये पीडीएफ मिलेगी, आप वहाँ से पढ़ना अच्छे से। फिर 52 की बात कर रहे हैं, 1 मिनट, यस 52 बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड बाय क्वीन लोक महादेवी इन पट्टाडकल इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो जो ये क्वीन लोको महादेवी थी उन्होंने कैलाशनाथ टेम्पल जो है कांची का ना, इसी के जैसे एक टेम्पल बनवाया था विरूपाक्षा टेम्पल, जो कि मतलब बिल्कुल जो इसके स्ट्रक्चर है वो कैलाशनाथ टेम्पल से मिलता है। इसी को देखकर इसी से इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने ये कंस्ट्रक्ट कराया था। ठीक है, तो ये कौन सी थी, कौन से विरूपाक्षा टेम्पल एक लोक महादेवी कौन से रिलेटेड, तो चालुक्यान से। कौन सी चालुक्य, जिसमें पुलकेशिन सेकेंड था। ठीक है, और बृहदेश्वरा टेम्पल किसने बनाया, तो पता होना चोला के पीरियड में राजा राज फर्स्ट जो थे उन्होंने बनवाया था। तो ये आपको पूरा पता होना चाहिए। फिर ये देखते हैं हम, यहाँ कह रहा है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कह रहा है ये बात याद रखना, जो कोविल टर्म होता है वो टेम्पल से रिलेटेड है मेडिवल टाइम में, या फिर आप कह सकते हो एंशिएंट टाइम में। अगर पूछ ले कि कोविल टर्म इज रिलेटेड टू द, तो टेम्पल। ओके, फिर यह कह रहा कि नल्लैयार दिव्य प्रबंधम इज एन एंथोलॉजी ऑफ एल्वरसेंट कंपोजिशन। तो ये यार सही है, तो अब आपको ये याद कर लेना कि नल्लैया दिव्य प्रबंधम जो है वो अल्वरसेंट से रिलेटेड है। ठीक है, फिर देवाराम इज अ कलेक्शन ऑफ तमिल सेव हाइम्स, मतलब नयनार से रिलेटेड है। फिर नल्लैयर दिव्य प्रबंधम इज आल्सो कॉल्ड और डिस्क्राइब एज अ तमिल वेदा, ये भी करेक्ट है। तो ये तीनों ऑप्शन रट लो। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए जो अलवर संत थे नाथ मुनि, उन्होंने अल्लैयर दिव्य प्रबंधम की रचना की थी तमिल लैंग्वेज में। ठीक है, ठीक है, तो और भी यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा पॉइंट लगा के रखे हैं। ये यहाँ पर कह रहा है कि जो हम लिखा है कि जो याद रखना ये कि अपार हो गए, समबंदार हो गए। ठीक है, अपार, समदार, सुंदरार, ये सब सेव सेंट हैं। ऐसे पूछ लेगा भाई वो यूपीएससी और कंफ्यूजन हो जाए। तो अपार, समबंदार एंड सुंदरार आर द सेव सेंट या नैनार। ओके, नैनार भक्ति सेंट। अंदल कौन थे, तो वो अलवर थे। तो ये पूरा आपको पता होना चाहिए। फिर फोर्थ में देखते हैं हम, फोर्थ मतलब नहीं 54 है ये। देखते हैं, ये कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ कीर्तना घोषा। तो कीर्तना घोषा के राइटर जो हैं श्रीमंता शंकरा देव जी हैं। कहाँ से बिलोंग करते थे, आसाम से। आसाम के भक्ति सेंट है ये। ओके, तो जो शास्त्रीय डांस है जो 8 क्लासिकल डांस में भी इंक्लूड है वो इन्हीं से ओरिजिनेट हुआ है। ये याद रखना, अगर वो पूछ सकता है यूपीएससी की शास्त्रीय डांस आसाम में परफॉर्म किया जाता है कौन से भक्ति सेंट से रिलेटेड है, तो श्रीमंता शंकरादेव। और ये याद रखना जो ये माधव देव थे ये शंकरादेव के डिसाइपल थे। ठीक है, और इन माधव देव जी ने नाम घोषा लिखा है।
कीर्तना घोषा, शंकरादेव ने नाम घोषा, माधव माधव देव ने लिखा, जिसको हम हजारी घोषा भी कहते हैं, इन्होंने ही अर्जुन भंजनम लिखा है। और याद रखना जो रामा सरस्वती जी हैं, ये भी पोएट थी 16th सेंचुरी की, इन्होंने महाभारत को ट्रांसलेट किया आसामीज में। तो इतना आपको पता होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब। ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन फ्रॉम द बुक हिस्ट्री ऑफ इंडिया बाय जेम्स मिल्स। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया सबको पता है कि जेम्स मिल्स, बट ये क्वेश्चन अभी कंफ्यूजन में है, बट मोस्ट प्रॉब्ली वुड बी करेक्ट सी। तो पहले देखते हैं कि जो गलत है वो तो गलत ही होगा। द टैक्स पेबल बाय द जमींदार शुड नॉट बी मोर देन 30% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। भाई पहली बात तो जेम्स मिल एक ब्रिटिश राइटर थे, और वो ऐसा मतलब वो इंडिया के फार्मर्स को या यहाँ के इसको सपोर्ट करने वाले नहीं थे। और हमको पता है रैयतवाड़ी जब सिस्टम आया था तो वहाँ पर मोर देन 50% टैक्स ले रहे थे ब्रिटिशर्स। तो ये तो इनकरेक्ट है पक्का, ये आंसर नहीं हो सकता। फिर सेकंड कह रहे हैं द राइट ऑफ द कल्टीवेटर शुड बी प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट। देखो इसमें बी और सी में कन्फ्यूजन है, तो ये भी मुझे इनकरेक्ट लगता है क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और पॉजिटिव तो वो लिख नहीं सकते, ठीक है। फिर 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट, यस। फिर ये सी क्यों मतलब मैंने कहा कि क्यों करेक्ट है, वो देखते हैं कि द स्टेट शुड बी लैंड लॉर्ड एंड दैट ईच प्रेजेंट शुड होल्ड द लैंड डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेट एज इट टेनेंट। तो ये मुझे गलत लगता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये आप देख लेना। फिर ये फोर्थ भी इनकरेक्ट में है, सफिशिएंट एडवांस शुड बी गिवन टू द पीजेंट सो दैट दे आर इनकरेज टू कल्टिवेटेड क्रॉप्स। भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं इन्होंने कहा था। फिर ये 58 देख लेते हैं इसी के साथ, मतलब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग ट्रेसेस एलिमेंट इज नॉट हाईली टॉक्सिक। तो पता होना चाहिए कॉपर नहीं है, और ये सब हमको पता है कितने हाई मेटल में गिने जाते हैं जो बहुत ही टॉक्सिक होते हैं, वाटर के थ्रू मतलब हमारे बॉडी में जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट। मरकरी मिनीमाता हो जाता है, आर्सेनिक से हमको पता है कि इससे भी हो जाता है, लेड से भी हमारा एनीमिया हो जाता है, फिर क्रोमियम। तो ये सब हाई टॉक्सिक कॉपर को छोड़कर, ओके। फिर 57 देखते हैं। 57 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फोटोकेमिकल स्मॉग इज आर करेक्ट। तो कहते हैं इट इरिटेट द आईज। तो ये भी सही है, ये तो सही है। देखो जो पोल्यूशन वाले क्वेश्चन होता है ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होते हैं यूपीएससी में। फिर कहते हैं इट लीड टू क्रेकिंग ऑफ द रबर्स, ये भी सही है। इट कॉज कंसिडरेबल डैमेज ऑफ टू प्लांट लाइफ, ये भी सही है। याद रखना जो फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्म होते हुए नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ओलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, जब वो रिएक्ट करता है सनलाइट के प्रेजेंस में तब फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्म होते हैं। तो ये पता होना चाहिए। फिर ये देखते हैं, ये कह रहा है इन अप्रैल 1908 में जो प्रफुल्ला चाकी थे और खुदीराम बोस थे, they threw the bomb at the carriage in the Muzaffarpur which they believed to be the occupied by the King's Fort. Which among the following correctly describe the profession of the King's Fort? तो पहले याद रखना कि उन्होंने किंग्स फोर्ट को मारने के लिए प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जी ने प्लान तो बनाया था और उन्होंने बम भी थ्रो किया, बट उस टाइम जो ये किंग्स फोर्ट थे वो उस कैटरीज में नहीं थे, तो एक इनोसेंट महिला जो स्पेन की थी शायद वो मारी गई। तो ये दे आर नॉट एबल टू किल द किंग्स फोर्ट। और किंग्स फोर्ट जो था जज था जो बहुत बाइस्ड होता था, ठीक है। और किसके टाइम पे था ये, तो वाइसराय मिंटू सेकेंड जो 1908 के अराउंड आया था, ठीक है। और याद रखना जो ये प्रफुल्ला चाकी खुदीराम बोस वो युगांतर से रिलेटेड हो, इस कॉन्स्पिरेसी को हम कहते हैं मुजफ्फरपुर या अलीपुर कॉन्स्पिरेसी। तो ये सब आप याद रखेंगे। फिर 50 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि
आपको मतलब कंफ्यूजन भी करा सकता है। तो देखते हैं, अब जो आप बेसिक बुक में पढ़ते हैं उससे थोड़ा ये डेविएट मतलब ट्रिक लगाकर ये ऑप्शन फ्रेम किए गए हैं इसके स्टेटमेंट। देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द लेफ्ट रेट इन रिलेशन टू द एटमॉस्फेरिक रीजन। ठीक है, तो पहले हम ये जो निगेटिव लेफ्ट रेट बता रहे हैं, पॉजिटिव लेफ्ट रेट है, इसको समझते हैं और इसी से हम सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा, तो याद रखना जब पॉजिटिव लेफ्ट रेट होगा उसका मतलब जब हाइट के साथ साथ जो हो रहा है वो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। मतलब पॉजिटिव लेफ्ट रेट मतलब द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग हाइट, और निगेटिव लेफ्ट रेट बिल्कुल उल्टा होगा, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग हाइट। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं इसी को। ऐसे मतलब ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है यूपीएससी में। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो ट्रोपोस्फेयर है वहाँ पर निगेटिव लेफ्ट रेट है। क्यों निगेटिव लेफ्ट रेट है? जो ट्रोपोस्फेयर है वहाँ तो टेम्परेचर के साथ मतलब हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और जब हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वो पॉजिटिव होगा, तो ये इनकरेक्ट हो गया। अब स्ट्रेटोस्फीयर में हमको पता है कि ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में इंक्रीज होता है, और जब इंक्रीज होगा टेम्परेचर हाइट के साथ तो वो निगेटिव लेफ्ट रेट होगा, तो इसलिए ये करेक्ट है। ठीक है, फिर थर्ड मीजोस्फीयर आ गया। अब मीजोस्फीयर में टेम्परेचर फिर से इंक्रीज होगा, समझ रहे हो? 1 मिनट, मैं इसको पहले डिलीट करता हूँ और आपको पूरा दिखाता हूँ। यस, अब देखिए यहाँ पर, तो जैसे देखो ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, फिर जो मीजोस्फीयर आएगा वहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होगा विद द हाइट, और जब विद द हाइट टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वो पॉजिटिव लेफ्ट रेट होगा, यहाँ निगेटिव दिया इसलिए इनकरेक्ट। फिर थर्मोस्फेयर में इंक्रीज होता है, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो निगेटिव लेफ्ट रेट होगा, बट यहाँ पॉजिटिव दिया है तो इसलिए ये भी इनकरेक्ट। तो ओनली 2 आर करेक्ट इन दिस। तो ये पॉजिटिव निगेटिव ये रिवीजन करोगे आप। ठीक है, फिर 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है इन विच स्फीयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन एब्जॉर्ब्ड। वहाँ हमने देखा था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यहाँ हम देखेंगे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस अभी पहले, लेकिन उससे पहले ये देख ले। तो जो यूवी रेडिएशन का ऑब्जर्व होता है वो स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर है वो करती है, जो कि जनरली पाई जाती है 10 से 15 किलोमीटर तक मोस्टली। ठीक है, फिर देख ये याद रखना कि जो ओजोन डिप्लीटिंग सॉरी बहुत रात हो गई है एक्चुअली, मतलब आपको पता होगा 3 बज रहे होंगे रात के, और मतलब पूरा मतलब साइकिल जो है वो गड़बड़ हो रहा है, और इसलिए इस टाइम बना रहा हूँ क्योंकि दिन में ना बहुत ही ज़्यादा वॉइस आती रहती है और बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है। ठीक है, देखते हैं। फिर याद रखना कि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कौन कौन से हैं, तो ये देखते हैं, और उसका हमने सोर्स भी लिखा है। तो ओजोन डिप्लीशन से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर में यूज होता है। फिर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है और हेलोन्स जो है ये दोनों फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, ये भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। फिर मिथाइल ब्रोमाइड भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए उंगलियों पे। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट का हमारा क्वेश्चन है ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फिश, मतलब कौन सा फिश है ट्रू, मतलब एक्चुअली में फिश है, और बाकी तो एक निमोनिक्स है जो फिश लगा के हैं बट रियल में वो फिश नहीं है। फिश मतलब उनके अंदर गिल्स नहीं है जो। तो फिर अब देखते हैं, तो याद रखना जो डॉग फिश होता है और सी हॉर्सेस होते हैं, ये सी हॉर्सेस मैमल वगैरह मत लगा देना, ठीक है, या एनिमल लगा दो। तो डॉग फिश या सी हॉर्सेस, नाम देख रहे हो कन्फ्यूजन। तो ये दोनों हमारे ट्रू फिश में आते हैं, और इनको छोड़कर
चाहे वो केटल फिश हो या जेली फिश हो या सिल्वर फिश हो या स्टार, ये कोई भी फिश में नहीं आती, ये दीज आर नॉट अ ट्रू फिश। फिर हमें पता होना चाहिए कि ओशियन में डिकम्पोजर कौन से होते हैं। तो याद रखना, ओशियन में अगर डिकम्पोजर की बात करें तो क्रस्टेशियंस एक बार यूपीएससी ने पूछ रखा है, और इसको दिया था कि ये जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं ओशियन के। तो याद रखना क्रस्टेशियंस आर डिकम्पोजर। और क्या होते हैं, श्रिम्प होते हैं, क्रेब्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। तो बैक्टीरिया, क्रेब्स, श्रिम्प, क्रस्टेशियन, फंगई, इचिनोडर्म्स एंड मोलस्कस, ये सब डिकम्पोजर का काम करते हैं ओशियन में। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, तो ये आपको पता होना चाहिए और ये याद कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इसने पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ असेंडिंग वेवलेंथ। तो ये आपको पता हो जाए, जब वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो फ्रिक्वेंसी कम होती है, और जब फ्रिक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होती है, गामा रेज में होती है। ठीक है, और इसकी सबसे कम वेवलेंथ होती है और सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी भी होती है। तो पहले गामा रेज सबसे कम वेवलेंथ, फिर एक्सरे, फिर यूवी, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रो, फिर रेडियो, फिर टीवी। तो ये याद रखना, यूपीएससी पूछ सकता है अगर उसका थोड़ा सा मूड फिजिक्स में जाने को हो तो। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। फिर यहाँ ये सॉल्व करते हैं हम ऑटोट्रॉफ के बारे में। कह रहा है व्हिच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो प्रोड्यूस देयर ओन फूड। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है तो हम जानते हैं दैट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉफ। तो याद रखना, अगर बैक्टीरियल ऑटोट्रॉफ भी होते हैं कुछ, और उनको हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गाई, बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गाई। फिर डायटम्स जो ओशियन में पाए जाते हैं, यूपीएससी ने पूछ रखा, ये हमारे फाइटोप्लैंक्टन ऑफ ओशियन कहे जाते हैं। और ओशियन हमको पता है कि जो 50% ऑक्सीजन ऑफ एटमॉस्फेयर, वो यही ओशियन से ही आता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। फिर ये देख लीजिए, इकोलॉजिकल सक्सेशन यूपीएससी पूछता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो न्यूडेशन मतलब कुछ नहीं है, फिर इन्वेजन मतलब कोई प्लांट स्पीसीज आई, फिर कंपटीशन, जब प्लांट और स्पीसीज आएंगे तो धीरे धीरे बढ़ेंगे तो कंपटीशन होगा, फिर कंपटीशन का उसका रिएक्शन होगा कंपटीशन का, फिर उसके बाद स्टेबलाइज कम्युनिटी फॉर्म होती है। तो ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है। फिर ये चिक्को मूवमेंट आपको इतना ही याद रखना कि चिक्को मूवमेंट कौन लीडरशिप था, सुंदरलाल बहुगुणा थे। पोस्ट इंडिया मूवमेंट है 1917 में, उत्तराखंड में जनरली हुआ था। पहले तो इकोलॉजी को ही मनली सपोर्ट करने के लिए था, लेकिन बाद में कुछ जो सोशल इविल्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया था। तो ये याद रखेंगे कि तो ये सब, तो अब ये 73 देख लेते हैं। ये हमारा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, पॉलिटी का। कहेगा कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में स्पेसिफाई अ रेस टू बी ट्रीटेड अंडर द शेड्यूल कास्ट कैटेगरी फॉर ऑल पर्पस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यस, वो स्पेसिफाई कॉन्स्टिट्यूशन मतलब प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करता है, फिर पार्लियामेंट लॉ बनाकर इंक्लूड करता है उस लिस्ट में। ठीक है, तो फिर कह रहे हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में स्पेसिफाई अ ट्राइब टू बी ट्रीटेड अंडर द शेड्यूल कास्ट कैटेगरी फॉर ऑल द पर्पस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी सही है, ये भी सही है। फिर पार्लियामेंट बाई लॉ कैन इंक्लूड अ कास्ट और ट्राइब इन द शेड्यूल कास्ट, ये भी सही है। तो यहाँ पर हमारे तीनों सही थे और उसमें ज़्यादा कुछ करने का नहीं था। और एक बात ये याद रख लेना कि ये से भी स्टेटमेंट आ सकते हैं, हमको क्या ज़्यादा मतलब क्या वो आदत लगी पड़ी है कि 1 and 2 करेक्ट, 1, 2 and 3 करेक्ट, 3 and 4 करेक्ट। तो ऐसे तो यूपीएससी ऐसे पूछ सकता है हाउ मैनी अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। मतलब अगर इसमें से चाहे 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, 3 अगर एक ही करेक्ट है तो एक में लगाओगे,
दो स्टेटमेंट करके दो लगा, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर वाला सिस्टम है ये, समझ गए? समझ गए होंगे। फिर पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो याद रखना, जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी अपॉइंटेड एज अ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक ऑफिसर नहीं अपॉइंट करता, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, तो इसीलिए यही नॉट करेक्ट है और इसीलिए सही ऑप्शन भी यही है। लेकिन हम देखते हैं कि जो रियल में सही ऑप्शन क्या है, तो है कि अब ये सब सारे सही है। कह रहा है इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू डेवलप द हिंदी लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द ऑल एलिमेंट ऑफ कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। यस इट इज करेक्ट। ओके, फिर ये कह रहा है द वर्ड ऑफ हिंदुस्तानी इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन विथ रेफरेंस टू द इनरिचमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ये भी सही है। फिर कह रहा है एवरी स्टेट, देखिए ये कह रहा है एवरी स्टेट सेल इंडेवर टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग प्राइमरी स्टेज पर चिल्ड्रन को, तो ये भी सही है। जो माइनॉरिटी ग्रुप के हैं तो उन्हीं के लैंग्वेज में उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, प्लीज़ गिव मी 1 मिनट, बहुत थक गया हूँ, आता हूँ। ओके, तो 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, ओके कह रहा है पेयर ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड देयर लोकेशन आर करेक्टली मैच। ज़्यादा मतलब चांस नहीं है कि यूपीएससी पूछे, बट जैसे कि उन्होंने टी बोर्ड पूछ लिया था तो क्या पता भाई ये भी पूछ लें, तो इसीलिए देख लेते हैं। तो फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर ऑफ इको रिहेबिलिटेशन प्रयागराज में है, ये याद रखना। फिर फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर फॉर लाइवलीहुड एंड एक्सटेंशन शिलोंग में नहीं, अगरतला त्रिपुरा में है। ठीक है, फिर फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट छिंदवाड़ा जो कि एमपी में पड़ता है, याद रखना वहाँ पर है। ठीक है, फिर कह रहा है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर कोस्टल इकोसिस्टम विशाखापट्टनम में पड़ता है, तो ये आपको चारों पता होना चाहिए। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट तो देहरादून पता ही होता है, तो बस इतना आपको पता होना चाहिए, ये हो गया। फिर 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द 3rd शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट। ये कह रहा है आ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इज फ्री टू टेक ओथ ऑफ अफर्मेशन बाय स्वेरिंग इन द नेम ऑफ गॉड। यस, गॉड के नाम पर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन टेक अ ओथ। फिर कहते जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज टू टेक द ओथ ऑफ अफर्मेशन बाय स्वेरिंग इन द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यस इट इज आल्सो करेक्ट, तो इन दोनों में करेक्ट है ये। तो ये देख लो, मतलब ये जो जनरली होता है ऐसे क्वेश्चन, अभी तक यूपीएससी ज़्यादा फोकस नहीं करता था ऐसे क्वेश्चनों पर, लेकिन अब पूछने लगा है तो अब हमको प्रिपेयर भी कर लेना है। ठीक है, 78 देख लो। 78 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर स्किल टेक्सटाइल इन इंडस्ट्री इन इंडिया। तो जामनगर कोई स्किल इंडस्ट्री टेक्सटाइल नहीं है, बाकी हैं। तो ये अगर इसे पूछ ले कि बारामूला एंड बंकुरा एंड कोलार इज फेमस फॉर द, तो वो आपको बताना चाहिए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। ये देख लो, यहाँ पर उन्होंने 2011 का सेंसस पूछ लिया, क्योंकि सेंसस अभी न्यूज में है, क्योंकि कंडक्शन उसका चल रहा था और अभी मतलब चल रहा है कि शायद कि पब्लिश हो, अभी मुझे मतलब अवेयर नहीं हूँ, बट सेंसस हमेशा न्यूज में रहता, तो हमको 2011 का अगर नया सेंसस नहीं आता तो वो पढ़ के जाना है, और अब पढ़ के जाना, क्योंकि नया सेंसस आएगा भी तो तब तक हमारा प्रीलिम्स बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा, तो वो पुराने से ही पूछना होगा तो पूछेगा। तो अर्बन पॉपुलेशन बताना इंडिया इज पर द सेंसस 2011, तो क्या है मोर देन 31%, मतलब मोर देन 30 मतलब 31.5 हो गया तो भी मोर देन हो गया, और 36 हो गया तो भी मोर देन हो गया। तो यहाँ पर क्या है मोर देन 31% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ लिव्स इन टाउन्स। ओके, सही है। द नंबर ऑफ टाउन्स वाज मोर देन 75, मतलब 7501 ही हो गया, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये भी सही, दोनों सही। ठीक है, अब ये यहाँ पर देखते हैं 79 नंबर का पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर नॉट करेक्टली मैच। हमें इससे नहीं मतलब, हम देखेंगे कि ये जो रामसर साइट है, क्योंकि यूपीएससी को आग लगी होती है रामसर साइट और लेक पूछने के लिए, हमेशा पूछता है, तो हम देखते हैं इसे।
पहले देखिए जो कोलेरू लेक है ना वो हमारा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये एक फ्रेश वाटर लेक है, लगून लेक नहीं है, याद रखना। और ये जो पड़ता है कोलेरू लेक वो ना कृष्णा पास होती है इससे ना गोदावरी पास होती है, ये बिटवीन पड़ जाता है इन दोनों के। यूपीएससी ने पूछ रखा है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। और ये रामसर साइट भी है। फिर सतकोसिया गौर जो है वो उड़ीसा में है। फिर कांजी लेक, ये तो देखो कंजली लेक का पंजाब में। फिर पाला वेटलैंड, मिजोरम का फर्स्ट वेटलैंड है पाला, ठीक है। और अभी हमको पता होगा कुछ नए वेटलैंड इंक्लूड हैं तो उनको भी हमारा प्रिपेयर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो भी देखते हैं। तो 5 नए वेटलैंड हुए थे। तो याद रखना जो अंकस समुद्रा बर्ड सेंचुरी है और अघान सिनी एस्चुरीज है और मगड़ी केरे कंजर्वेशन रिजर्व है, ये तीनों वेटलैंड है कर्नाटका में, ठीक है। अंकस समुद्रा, अग्निसानी एंड मगड़ी केरे वेटलैंड आर इन कर्नाटका। और 2 कौन से हैं और ने जो कार्यावेट्टी एंड लॉन्गवुड, ये 2 कहाँ के वेटलैंड है, तमिलनाडु के। तो यही 5 नए ऐड हुए हैं, ठीक है। अब और हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए 80 नंबर ये कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज आर नॉट सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो हम देखते हैं। तो याद रखना जो ये भद्रा टाइगर रिजर्व है ये कर्नाटका में है, ये राजस्थान में नहीं है। ये कांवल टाइगर रिजर्व जो है वो तेलंगाना में है, ठीक है। और रामगढ़ कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है। मुकुंदरा भी राजस्थान में। और राजस्थान में कौन कौन से 5 टाइगर रिजर्व हैं, तो एक रामगढ़ हो गया, दूसरा मुकुंदरा हो गया, तीसरा सरिस्का हो गया और चौथा रणथंबोर हो गया, 5वां सवाई माधोपुर हो गया। तो ये 5 टाइगर रिजर्व वहाँ पर हैं और ये दोनों नहीं हैं, मतलब कांवल एंड भद्रा। तो ये हो गया आपका 3 और 4 आंसर होना चाहिए, तो वो हो गया। तो ये भी हो गया था। ये देखिए इन C2 एंड XC2 पर यूपीएससी बहुत बार पूछा है। तो इसमें पूछा है नॉट एन इन C2 मतलब इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, ऐसा कंजर्वेशन जहाँ मतलब आप किसी एनिमल को उसी के एरिया में कंजर्व करो, लाइक अ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व। दीज आर द कंजर्वेशन रिजर्व डिपेंड फॉलोइंग द इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। बट बोटेनिकल गार्डन से आपको किसी जानवर को जंगल से लाकर आप लेबोरेटरी में उसको कंजर्व कर रहे हो, तो ये XC2 है, ओके। तो ये याद होना चाहिए। बाकी ये नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, बायोस्फीयर, ये सब इन सीटू है। यहाँ पूछा था नॉट, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर ये मैंग्रूव कैसे प्लांट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो साल्ट टॉलरेंट वेजिटेशन होते हैं। अब इसके बाद आपको क्या होता है कि इनमें जो निमेटोट्रॉफ्स होते हैं वो ब्रीदिंग रूट्स होते हैं इसमें। और ये जो वेव से कोस्टल लैंड को जो वेव से उसकी सिक्योरिटी और रक्षा करते हैं इरोजन ऑफ कोस्टल लैंड से। तो मैंग्रोव बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और मैंग्रोव जनरली पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। मैंग्रोव के बारे में आप जाकर पढ़ेंगे, क्योंकि और वो मिस्टी स्कीम किसके लिए थी, मैंग्रोव के लिए ही थी, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर कह रहा है कि which one of the following types of coral reefs are developed along the edges of continental shelf and separated by lagoons। तो वो कोरल रीफ होती है बैरियर रीफ, जो जैसे कि मान लीजिए यहाँ कॉन्टिनेंटल है, ये कॉन्टिनेंट है, ठीक है, हमारा इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट। तो कोरल रीफ जैसे कि अब इसका सेल्फ जो होगा वो यहाँ तक होगा ना, कॉन्टिनेंटल सेल्फ नीचे ज़मीन के, तो यहाँ पर कोरल रीफ डेवलप हो गई, ठीक है। अब जब यहाँ पर कोरल रीफ ऐसे डेवलप हुई तो ये लगून बन गया, तो ये सेपरेटेड बाय लगून्स एंड डेवलप इन द कॉन्टिनेंटल सेल्फ नीचे वाले, ठीक है। तो ये सही है। लेकिन जो फ्रिंजिंग रीफ होता है, तो ये अगर कॉन्टिनेंट का पार्ट है तो फ्रिंजिंग रीफ यहीं पे डेवलप होगा, बिल्कुल मतलब कोस्टल लैंड के। और ये भी सेपरेट होता है लगून से, मतलब थोड़ा सा जो पार्ट होगा मतलब बिल्कुल कोस्टल लैंड के पैरेलल में ही डेवलप होता है, तो क्लोज टू द कोस्ट। और लार्जेस्ट अगर रीफ की बात करें तो ये बैरियर रीफ ही होते हैं, जैसे हमको पता है ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया,
ठीक है। और अटोल रीफ जैसे लक्षद्वीप वाला रीफ, पैच रीफ जो आइसोलेटेड रीफ हो, मतलब ये यहाँ पर बन गया कोई रीफ, इससे सबसे रिलेटेड नहीं है, तो आइसोलेटेड। फिर जो याद रखना, जो कोराल होते हैं, कोराल पॉलिप वो एनिमल होते हैं, जो एल्गी होता है प्लांट, इनका सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। और कोराल को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए उनको, अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। कोराल जो होते हैं वो पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रीजन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल में, ये कोल्डर एरिया बहुत ज़्यादा वहाँ नहीं पाए जाते, ठीक है। और इसके लिए सैलिनिटी भी होनी चाहिए कुछ ही, मतलब सैलिनिटी का भी पैरामीटर है। और याद रखना, अगर टेम्परेचर, इसीलिए कहते हैं टेम्परेचर कंट्रोल करना है। क्यों करना है? क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो तो कोराल बहुत सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर और सैलिनिटी को लेकर, तो इसलिए उनका फिर अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया ओशियन का, तो फिर कोराल जो है वो डिवास्टेटिंग और डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये सब याद होना चाहिए। भाई बहुत हो गया, पूरा थक चुका हूँ यार, थोड़ा फास्ट करते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर, फास्ट करने में और गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टिपिकल सॉइल प्रोफाइल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब कहें सॉइल प्रोफाइल जो होती है टॉप टू बॉटम बताना है हमको। थोड़ा जूम करते हैं जिससे आपको थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। सॉइल प्रोफाइल को टॉप टू बॉटम बताना है। तो पहले कौन से होता है? ह्यूमस होता है, फिर टॉप सॉइल होती है, फिर एलिवेशन होता है, पहले पता है हमको ना, ओ होता है, फिर ए होता है, फिर ई होता है, फिर बी होता है, फिर सी होता है। ये सब पता है ना, भूल गए? तो ये से ह्यूमस होता है, ये वो से ह्यूमस होता है, ये से टॉप सॉइल होता है, एलिवेशन होता है जिसमें मतलब ट्रांजिशन जोन होता है, फिर ये सब सॉइल का पार्ट हो गया, ये पेरेंट मटेरियल हो गया। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए, तो यही सही है, टॉप टू बॉटम, ठीक है। ठीक है आई थिंक। अब और देखते हैं, ये फोल्ड माउंटेन के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है कि जो फोल्ड माउंटेन आर फॉर्म व्हिच ऑफ टाइप ऑफ टेक्टोनिक सेटिंग। तो हमको पता है कन्वर्जेंट से फोल्ड माउंटेन फॉर्म होते हैं, जैसे हो गया हमारा हिमालय हो गए, एंड्स हो गए, ऑल्प्स हो गए, रॉकी हो गए, ये सब फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। फिर क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। क्रस्ट है, और तो सब हमको पता है, कोर वगैरह तो 2200 किलोमीटर ठीक है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या पता है, हमें डिसकंटिन्यूटी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें पता है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में होती है, तो अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच, ठीक है। मोहो किसके बीच में होती है, तो लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच। फिर रेप्ती किसके बीच में होता है, अपर एंड लोअर मेंटल के बीच। फिर गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में होती है, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो होती है दिखाते हैं, अभी यहाँ पर लिखा हूँ मैं दो। तो गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लोअर एंड आउटर कोर, लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच होती है। लेहमान आउटर कोर एंड इनर कोर के बीच। तो ये आप पूरा याद रखेंगे। कोनार्ड, मोहो, मोहो तो क्रस्ट एंड मेंटल हो जाएगा हमारा, मतलब लोअर क्रस्ट एंड मेंटल या क्रस्ट एंड मेंटल भी बोल सकते हो। फिर रेप्ती हमारा मेंटल ही मेंटल के बीच में, तो अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। और लेहमैन भी आउटर कोर एंड कोर कोर के बीच में। गुटनबर्ग जो है मेंटल एंड कोर के बीच। तो ऐसे याद रख सकते हो। फिर हमारा कौन सा क्वेश्चन है, यस ये पेपर सॉल्व हो गया। सेकेंड देखते हैं यहाँ पर 88, ठीक है 88 सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है कि ऑप्शन की क्या जरूरत जब हम केवल नॉलेज के लिए सॉल्व कर रहे हैं। चलो देखते हैं। तो ये कह रहा है कि which of the following statement is are not correct about the parliamentary practices पूछ रहा है, ठीक है। कन्वेंशन आस्किंग क्वेश्चन इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इज नॉट करेक्ट। तो याद रखना कि द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग इन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज डिवोटेड टू द आस्किंग क्वेश्चन रेफर टू एज द क्वेश्चन आवर, यस इट इज करेक्ट। फिर कहें क्वेश्चन आर जनरली आस्क्ड बाय द मेंबर टू द प्राइम मिनिस्टर, ये भी सही है, मतलब टू द मिनिस्टर। फिर हाफ एन आवर डिस्कशन ऑन मैटर अराइजिंग आउट ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी आंसर कैन बी हेल्ड ओनली इन लोकसभा,
रॉन्ग हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर यहाँ पर पार्लियामेंट से 3-4 क्वेश्चन पूछा है और बहुत ही मतलब डीप में पूछा है। तो क्वेश्चन कैन नॉट बी एड्रेस टू अ प्राइवेट मेंबर, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो हमारा ओनली 2 करेक्ट है क्योंकि प्राइवेट मेंबर तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा, तो 3 और 4 इनकरेक्ट, तो ओनली 2 आर ऊपर के करेक्ट थे हमारे, ठीक है। हम देखते हैं 99 है ये, इतना जल्दी लगता है कर जाएंगे यार। देखते हैं फिर मोशन इन द पार्लियामेंट के बारे में बताना है, जो बहुत डिफरेंट टाइप के मोशन होते हैं। तो देखते हैं, ये कह रहा है अ सेंसर मोशन मस्ट स्पेसिफाई द ग्राउंड ऑन व्हिच इट इज बेस्ड। यस, अगर आप सेंसर मोशन ले आ रहे हो लोकसभा में तो आपको बताना पड़ेगा कि आप किस ग्राउंड पे ले आ रहे हो, आप कौन सी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करना चाह रहे हो। फिर कह रहे हैं सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड इवन अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर। यस, सेंसर मोशन चाहे वो होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट आए या इंडिविजुअल, दोनों में के लिए अवेलेबल होता है कॉन्स्टिट्यूशन। फिर कह रहे हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इनिशिएटेड इन अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, हाउएवर गवर्नमेंट विल फॉल ओनली इफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड इन द लोकसभा। नहीं यार, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में कहा नो कॉन्फिडेंस मोशन आता, केवल लोकसभा में आता है। ओके, फिर देखते हैं 4th नंबर कह रहा है हमारा यहाँ पर, कह रहा है आ नो कॉन्फिडेंस मोशन मस्ट स्पेसिफाई द चार्जेस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द बेसिस व्हिच ऑफ द मोशन इज टू बेस्ड। नहीं भाई, कोई भी रीजन नहीं देना पड़ता नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए, सेंसर मोशन के लिए ही ओनली रीजन देना पड़ता है। अभी मैंने यहाँ पर लिख रखा है तो अभी रिवीजन हो जाएगा आपका पूरा, ये देखो, ठीक है। ये जनरली हम छोड़ देते हैं इसलिए मैंने लिखा। तो ये सेंसर मोशन, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मत लगा देना उसको, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लिखा है शॉर्ट में। तो इसमें सेंसर में रीजन बताना पड़ता है, इसमें कोई रीजन की ज़रूरत नहीं है। फिर ये सेंसर मोशन इंडिविजुअल या होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट, दोनों के अगेंस्ट लाया जा सकता है। बट नो कॉन्फिडेंस मोशन ओनली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट, मतलब होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट ला सकते हो आप। फिर अगर ये सेंसर मोशन पास हो गया तो रिजाइन करने की ज़रूरत नहीं है मिनिस्टर को। बट अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर वुड बी रिजाइन। ओके, तो ये हमारा करेक्ट समझ में आ गया होगा। ये देखते हैं, ये भी हमारा क्वेश्चन है। ये कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अच्छा, आप एक बार अभी मैंने अपने अगर ध्यान दिया हो तो आपने देखा होगा कि पॉलिटी में नॉट करेक्ट ज़्यादा पूछते हैं यूपीएससी कंफ्यूज करने के लिए कि नॉट करेक्ट नॉट करेक्ट। आप चाहे यूपीएससी का देख लें, आईएएस वाला एग्जाम, या कोई भी यूपीएससी जो भी कंडक्ट करती है, नॉट करेक्ट पॉलिटी में इसका फेमस वर्ड है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ क्वेश्चन इन आस्क्ड इन द लोकसभा, ये 4था-5वां क्वेश्चन है पॉलिटी में जो पार्लियामेंट से आया है। तो अब हमको याद रखना कि पार्लियामेंट हमको जाकर बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फिर कह रहा है स्टेट क्वेश्चन इज द वन विच ओनली रिटन आंसर इज गिवन। नहीं, जो स्टेट क्वेश्चन होते हैं ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर ओरली दिया जाता है, रिटन में नहीं। तो इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। तो नॉट करेक्ट पूछा था तो ओनली वन इज नॉट करेक्ट था, तो वही हमारा आंसर होगा। बट यहाँ पर नॉन करेक्ट, तो मैंने नॉन करेक्ट लगाया क्योंकि हमें यहाँ नॉलेज के बेस पे पढ़ना है। फिर हम देखते हैं कि ये करेक्ट क्यों है कि a short notice question is the one which relates to a matter of urgent public importance। yes, it is correct, ठीक है। फिर ये कह रहा है जो अनस्टेट क्वेश्चन इज द वन टू विच ओरल आंसर इज नॉट गिवन। यस, स्टार्ट क्वेश्चन का आप ओरल आंसर देंगे, अनस्टार्ट क्वेश्चन का आप ओरल आंसर नहीं देंगे, आपको रिटर्न में आंसर देना होता है। तो इसलिए अनस्टार्ट क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर कहते हैं नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क इन अनस्टार्ट क्वेश्चन, ठीक है। यस, इट इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। तो याद रखना, मैंने क्या बोल देता, अनस्टार्ट में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता, नहीं भाई ये मतलब गलती से बोल दिया। स्टार्ट में क्योंकि ओरली देते हैं तो सप्लीमेंट्री पूछा जा सकता है, बट अनस्टार्ट जब रिटर्न होता है तो उसमें कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं होता। तो इसलिए आप पूरा याद रखेंगे। तो हमारा ये हो गया। अब हम देखते हैं 100। अभी बहुत है यार, देख रहे हो कितना कंटेंट है भाई, पढ़ ही रहे हैं तब से। Which one among the following statement about the United Nation is not correct। देखो नॉट करेक्ट बिल्कुल मतलब
पकड़ के रखा है। कह रहे ऑल द मेन बॉडीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सच एज द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल etc वर established with the founding of the UN in 1947। यस इट इज करेक्ट। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि ये करेक्ट है, ठीक है। फिर कह रहे हैं द यूनाइटेड नेशंस सिस्टम कंप्राइज नॉट ओनली द मेन बॉडी बट आल्सो द फंड्स प्रोग्राम्स एंड तो कितने स्पेशलाइज एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशन, हमको पता है बहुत सारी है, तो ये भी करेक्ट है, तो ये भी आंसर नहीं है हमारा, ठीक है। फिर स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ द यूएन सिस्टम आर फाउंडेड बाय द बोथ द वॉलेंट्री एंड एसेस कंट्रीब्यूशन। आप ये समझ लीजिए क्या हो गया, कौन सीटी बजा रहा है यार इस समय रात में भी। हाँ, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर एक भी ऑर्गेनाइजेशन वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन ले रहा है तो भाई ये स्टेटमेंट यूपीएससी का तो गलत हो जाए, इसलिए यूपीएससी बहुत ध्यान से ऑप्शन फॉर्म करता है। ये कह रहा है कि फंडेड बाई बोथ वॉलेंट्री एंड एसेस कंट्रीब्यूशन, और ये सही ही होगा क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एक भी लेता है तो सही होगा है ना, तो हमको सही मानना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर तो ये तीनों करेक्ट हैं, तो इसलिए ये तीनों आंसर नहीं है। अब फोर्थ देखें, द प्रोग्राम एंड फंड्स ऑफ द यूएन सिस्टम आर फाइनेंस्ड ओनली थ्रू एसेस कंट्रीब्यूशन। यहाँ पर आपने कहा कि जो फंडेड होते हैं वॉलंटरी और एसेस कंट्रीब्यूशन दोनों, तो जो प्रोग्राम वो फंड होगा वो ओनली एसेस कंट्रीब्यूशन के, मतलब इनकरेक्ट, तो यही हमारा आंसर है इसमें, समझ रहे हो। अब आगे देखते हैं, देखते हैं कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू रिपोर्ट टाइटल्ड द पाथ टू इक्वल पब्लिश इन 2023 प्रिपेयर्ड बाय द यूएन वुमेन एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये याद आपको रखना है, द पाथ टू इक्वल। ये यूपीएससी पूछ रहा था कौन किसने रिलीज किया, तो यूएन यूनाइटेड नेशन वुमेन एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जॉइंटली रिलीज किया है, ठीक है। फिर कह रहे हैं दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस 2 न्यू इंडाइसेस, वुमेन एम्पावरमेंट इंडेक्स एंड ग्लोबल जेंडर पैरिटी इंडेक्स। यस इट इज करेक्ट, याद रखना, ये याद रखने वाले। फिर लेस देन 1% ऑफ वुमेन एंड गर्ल इज लिव अ कंट्री विथ अ हाई वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड स्मॉल जेंडर गैप। यस, तो दोनों इसमें करेक्ट है, ये आपको ऐसा नॉलेज लेना था, ठीक है। अब हम देखते हैं 102 क्वेश्चन। 102 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो मैं यहाँ पर आंसर नहीं बताऊंगा आपको, मैं आपको बता दूंगा, आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो याद रखना, जो ये 1 मिनट रुक जाइए आप, इसको थोड़ा जूम करते हैं यार। बस तेरी धूम धाम, यही गाना था कि क्या है भाई सॉरी। हाँ, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पासेज ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ पास हुआ था वो 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पास हुआ था जो 1985 में आया था, ठीक है। आपने इतना देख लिया, ठीक है। मिजोरम वाज मेड अ स्टेट, जो कि 1987 में बना था, और उसी टाइम अरुणाचल प्रदेश भी स्टेट फॉर्म हुआ था, उसी टाइम गोवा भी फॉर्म हुआ था। आपको ये नॉलेज मिल गया, ठीक है। फिर वोटिंग एज जो रिड्यूस हुई थी 21 से 28, और 61 कॉन्स्टिट्यूशनल 1989 में हुई थी, ओके, ये भी हो गया। फिर मैथिली वाज एडेड टू द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमको पता है कि 8th शेड्यूल में जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ओनली 14 थी, अब 22 हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो लैंग्वेज है वो ऐड करती गई, ठीक है। अब देखते हैं कौन कब ऐड हुई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यूपीएससी के लिए। थोड़ा यार जूम से ये करते हैं कि जैसे सब कुछ आ जाए। यस, अब देखिए यहाँ पे, तो आपको पहले ये याद रखना है कि जो 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 हुआ था उसमें कौन सी ऐड हुई थी, तो आप याद रखिए नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी। तो 1992 में 72 जो हुआ था उसमें नेपाली, कोंकणी एंड मणिपुरी ऐड हुई थी। फिर याद रखिए जो 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, उसमें कौन कौन सी ऐड हुई, तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली,
ठीक है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये लाइन कौन कौन सी हुई थी 92 2003 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बोडो, तो ये आप कैसे याद रखना, बदमाश, तो बदमाश से बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, मैंने ऐसे ही याद किया है तो मैं बता रहा हूँ। फिर सिंधी जो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुई थी वो 1967 में हुई थी, तो सबसे पहले ये होगी, फिर नमक होगा, फिर बदमाश। तो अब आप क्रोनोलॉजी बैठा लेना अपने आप हिसाब से। फिर ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट गुड गवर्नेंस इंडेक्स इज आर नॉट करेक्ट। कह रहा है द फर्स्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। और जब ग्रीवेंसेस की बात आई तो आप समझ लीजिए क्या ये मतलब जब पब्लिक के प्रॉब्लम की बात कर रहा है तो गुड गवर्नेंस प्रिपेयर करता ही होगा। इन पार्टनरशिप विद द सेंटर ऑफ गुड गवर्नेंस हैदराबाद वाज ब्राउट आउट इन 2009 to 2019, तो फर्स्ट इज करेक्ट। फिर कह रहा है कि द फ्रेमवर्क ऑफ असेसमेंट इंक्लूड सम सेक्टर एंड इंडिकेटर। ओके, द गुड गवर्नेंस 2021 एक्सक्लूड एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर। क्यों भाई, एग्रीकल्चर में गुड गवर्नेंस की ज़रूरत नहीं है, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्यों इसको एक्सक्लूड हो रही है, एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इकॉनमी के लिए। इनकरेक्ट, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है, मतलब यही हमारा आंसर। यहाँ इनकरेक्ट ही पूछा था, भूल मत जाइयो मेरे मुन्ना, भूल न जाना, दूध का कर्ज निभाना, हिस्सा था कुछ। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू द जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 है, झारखंड इज वन ऑफ द फ्यू स्टेट दैट हैज़ परफॉर्म्ड बैडली। नहीं भाई, झारखंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो ये भी इनकरेक्ट है, मतलब ये हमारा ऑप्शन में आएगा जब हम 100 आंसर देखेंगे। फिर कह रहा है थर्ड में कह रहा है कि यूनियन टेरिटरी आर नॉट अंडर। क्यों भाई, यूनियन टेरिटरी में गुड गवर्नेंस की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा क्यों, तो ये इनकरेक्ट। तो हमारा उस हिसाब से कौन कौन से जो तीनों इनकरेक्ट थे वही हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रखा है ना। तो यस, अब हम देखते हैं गुड गवर्नेंस के बारे में कुछ पॉइंट जो हमने लिख रखा है, जो यूपीएससी प्रीलिम्स भाई अगर मोड में आए तो कहेगा कि रुको अब तुम ये बताओ मुझे। तो याद रखना गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर, भाई स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है, तो एक बार ये याद कर लेना, बैटरी भी जाने वाली। फिर बायोन्यूअल एक्सरसाइज, ये मतलब बायोन्यूअली होता है, एवरी ईयर नहीं, बायोन्यूअल है गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो रिलीज होता है। इसमें 10 सेक्टर हैं और 58 इंडिकेटर्स हैं, जिसमें एग्रीकल्चर भी आता है, जिसमें ये याद रखना। फिर रैंकिंग ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों की जाती है और 4 कैटेगरी में दी जाती है। और अगर 2021 की बात करें तो गुड गवर्नेंस गुजरात जो था वो टॉप किया था कैटेगरी 1 में, और दिल्ली ने टॉप किया था यूनियन टेरिटरी में। तो गुजरात ने स्टेट में टॉप किया, दिल्ली ने यूनियन टेरिटरी में, इतना आप याद रखेंगे। बाकी कौन रिलीज करता है वो क्वेश्चन में ही था, तो वो मत भूल जाइयो, ठीक है। अब हम ये सॉल्व करते हैं भाई। हाँ, तो ये वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछा है, नॉट करेक्ट एज यूजुअल पूछा है, तो आपको इस पे तो फोकस करना है, पढ़ते टाइम आप ध्यान देंगे कि करेक्ट पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट पूछ रहा है। यहाँ मैं नॉट करेक्ट को नॉट करेक्ट ही लिखूंगा और आंसर जो करेक्ट है उसको मैं सही लिख रहा हूँ। ये आप पीडीएफ देखना अच्छे से तो आपको पता चल जाएगा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले हम देख लें, जो ये वर्ल्ड बैंक फॉर्म हुआ था वो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था 1944 में, तब फॉर्म हुआ था। उसने फाउंडेशन किया था IMF एंड IBRD, मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसको फॉर्म किया था 1944 में। और IMF तो हमको पता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इन दोनों को फॉर्म हुए थे ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से, जो 1944 में हुआ था। और जब ये IBRD फर्स्ट मतलब फॉर्म हुआ था तो ये एज आ ऑब्जेक्टिव इसका था कि जो वर्ल्ड बैंक 2 के कारण जो कंट्रीज में डिवास्टेशन आया उनका डेवलपमेंट करना है। ये पॉजिटिव तब इसका वो ऑब्जेक्टिव था, बट अब तो बहुत ही ब्रॉड हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं वर्ल्ड बैंक के ग्रुप में कौन नहीं है वो बताना। तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट है ये, तो अगर ये है तो इसमें नॉट पूछा है तो ये हमारा स्टेटमेंट मतलब ये आंसर नहीं होगा। फिर मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये भी है वर्ल्ड बैंक के ग्रुप में,
पहले हम देख लेते हैं कौन कौन वर्ल्ड बैंक के ग्रुप में है। ठीक है, तो मेगा देख लिया हमने, CICD देख लिया, और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। फिर देख लीजिए और कौन कौन से 5 ग्रुप है वर्ल्ड बैंक में, तो कौन हो गया, एक ये हो गया, देखते 1 मिनट, एक ये हो गया 2, ठीक है, एक ये 3, और ये IIBRD 4, IDA 5, और आपको याद रखना जो IFC है, जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है, ये प्राइवेट लेंडिंग करता है, मतलब प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है, लोन उठाने में या लेंड करता है, उनको सपोर्ट करता है ये। और जो ये IDA है ना यहाँ पर, ये पोरेस्ट कंट्रीज को सपोर्ट करता है, तो ये दोनों याद रखेंगे आप। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, तो न्यूक्लियर एनर्जी एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, ये पता होगा आपको, क्या ही बताऊं मैं। ठीक है, अब बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देखते हैं, बहुत अच्छे से देखेंगे। कह रहा है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है वो वाज इनिशिएटेड बाय द, तो बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम याद रख लेना कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम जो है वो यूनेस्को का है। ठीक है, 1 मिनट, बहुत कुत्ते भूख रहे हैं। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो ये कह रहा है बायोस्फीयर रिजर्व जो है प्रोग्राम वो किसने स्टार्ट किया था, तो याद रखना मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, जो बायोस्फीयर रिजर्व आता है वो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंडर आता है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, जो कि यूनेस्को ने स्टार्ट किया था। ठीक है, ठीक है, जो कि लॉन्च हुआ था 1971 में। ठीक है, ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी ठीक है। जो लेटेस्ट ऐड हुआ है वो पन्ना है। ठीक है, टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में है, बट यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में ओनली 12 है। ठीक है, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ पर, देखिए जो टोटल, तो ये दूसरे का है, तो आप इतना ये याद रख लेना। और अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उसमें से ये हम निकालेंगे क्वेश्चन। ये अब सॉल्व करते हैं 107। एक रहा है क्या पूछ रहा है कि इकोटोन क्या है। इकोटोन हमको पता है कि जब जहाँ दो इकोसिस्टम मिलते हैं वो उनके ट्रांजिशन जो उनको इकोटोन कहते हैं। तो इट रिप्रेजेंट अ ट्रांजिशन रीजन बिटवीन टू इकोसिस्टम, जैसे वेटलैंड एंड एस्चुरीज, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच होती है। तो इतना ही पता होना चाहिए इसमें, बाकी आप पढ़ेंगे जाकर। और इससे देख रहे हो कि 2 घंटे होने वाले हैं भाई। हाँ, व्हिच ऑफ अमंग द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन न्यू है और ये पूछा भी जा सकता है यूपीएससी, तो इसको अच्छे से करेंगे। तो व्हिच अमंग द फॉलोइंग बायोजियोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया कवर द लार्जेस्ट एरिया, तो ये आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में पता ही होना चाहिए। तो लार्जेस्ट एरिया जो बायोजियोग्राफिकल जोन है वो हमारा सेमी एरिड जो रीजन है, और दक्कन पार्ट सेमी एरिड में आता है, जो कि हमारे 42% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया है। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जियोग्राफिकल एरिया को, तो यहाँ पर आ जाइए अब आप। तो याद रखिए टोटल इंडिया में 10 बायोजियोग्राफिक जोन है इंडिया में। ठीक है, और डेक्कन का जो एरिया है वो 42% है, वो सेमी एरिड है। ठीक है, और डेक्कन के अपार्ट फ्रॉम जो सेमी एरिड है वो 17% है, और गंजेटिक प्लेन जो जियोग्राफिकल एरिया का कितना है 10% है, इंडियन डेजर्ट कितना है 7% है, हिमालय कितना है 6% है, और ऐसे जैसे अगर हम कहें तो वेस्टर्न घाट वो कितना था, आई थिंक 4% है। तो आप और बाकी देख लेना, बट इतना टॉप याद रखिए आप, कि ये याद रखिए कि जो ये डेक्कन है और सेमी एरिड है वो गंजेटिक प्लेन से ज़्यादा है, और इंडियन डेजर्ट जो है वो हिमालय से ज़्यादा है। तो ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। 1 मिनट। हाँ, केविल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है, सबको पता है, लोकटक लेक इन मणिपुर, वहीं पर केविल लामजाओ नेशनल पार्क है। संगाई डियर को भूल न जाना। ठीक है, डांसिंग डियर भी इसको कहते हैं। फिर फुमडी यहीं पर है, जो वेजिटेशन से बना होता है। तो ये सब हम याद रखेंगे।
फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट वल्नरेबल को क्या बताता है, अगर कोई स्पीसीज वल्नरेबल है तो क्या है वो, इसका मतलब वो है कि वो इट इज़ लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड इन नियर फ्यूचर, वो फ्यूचर में इंडेंजर की कैटेगरी में आ सकती है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। बस IUCN के बारे में वैसे बहुत कुछ देख सकते हैं बट हम बाद में देखेंगे, अभी कंप्लीट करते हैं। फिर कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया इज आर नॉट करेक्ट। ठीक है, एक मिनट देखते हैं, चालू है वीडियो, यस चालू है, भूल जाते हैं यार पढ़ाते। हाँ, तो इससे नॉट करेक्ट पूछा हुआ है और मिल्क प्रोडक्शन के बारे में पूछा है। तो ये एक बात याद रखिए, इंडिया जो है, मैंने ये साइट पे देखा है गवर्नमेंट के जो PIB है वहाँ पर, जो इंडिया है वो फर्स्ट है इन द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, 24% वर्ल्ड का करता है, 2023 का ये डाटा है। ठीक है, और क्या याद रखेंगे जी, अगर इंडिया में स्टेट वाइज तो यूपी 15% करता है, मतलब लार्जेस्ट है, राजस्थान 14% करता है, MP 8% करता है, ये तीनों याद रखेंगे। फिर अब स्टेटमेंट देख कह रहा है कि फ्रॉम 2013 टू 2021-22 द मिल्क प्रोडक्शन इन द इंडिया हैज रजिस्टर्ड एन इंक्रीज इन द 50%। यस इट इज़ करेक्ट, अराउंड 58% इंक्रीज हुआ है, लेकिन 50% इट इज़ सही है, मोर देन 50% कह रहे हैं ना, तो 58% 60% सब आ जाता है मोर देन में, तो ये सही है। देख रहे हो कितना डेवलप हो रहे हैं। फिर आल्सो द मिल्क प्रोडक्शन ओवर द अबव पीरियड हैज इंक्रीज पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क हैज डिक्रीज। भाई जब मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा। तो अगर हमें आंसर बताना है तो जो इनकरेक्ट है वही करेक्ट होगा, क्योंकि नॉट करेक्ट ही पूछा है तो 2। ठीक है, आई थिंक ठीक ही होगा। 112 देखते हैं, कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी फॉर बैडमिंटन। भाई ये सब देख लेना, बैडमिंटन इंटरनेशनल आप पढ़ेंगे खुद इससे, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि एक बार इन्होंने स्पोर्ट का भी क्वेश्चन पूछ लिया था 2000 आई थिंक 18-19 के अराउंड, तो इसीलिए बता रहा हूँ। 114 देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट UPSC प्रीलिम से कौन रिलीज करता है, तो कौन रिलीज करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यही इतना याद रखो। और बाकी यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, आप PDF में देख लेना। ओके, फिर कह रहा है 130 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑफिशियल सॉन्ग फॉर द फीफा। ये डू इट अगेन देख लेना आप, वैसे मैंने बताया, नहीं भी देखोगे तो कोई बात नहीं। अब ये सॉल्व करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है भाई, 4-5 क्वेश्चन है, अच्छे से सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पर पॉलिसी और करंट अफेयर दिया गया। नॉट करेक्ट है, पहले देख लेना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज ऑफ लिटरेचर। अभी न्यूज में था ना, कोझिकोड एंड ग्वालियर को इसमें रखा गया था, तो इसीलिए UPSC ने पूछा। तो ये कोझिकोड है जो इज इंडिया जो फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर, यस इट इज करेक्ट। और अगर ये करेक्ट है तो यहाँ नॉट करेक्ट पूछा है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, तो कोझिकोड इज इंडिया फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। तो कोझिकोड कहाँ पर है, केरला में। और केरला में क्या होता है, केरला लिटरेचर फेस्टिवल होता है, जो याद रखना कि लार्जेस्ट एशिया फेस्टिवल है, जो कि केरला में कोझिकोडे में ही होता है, तो ये याद रखेंगे आप। लॉन्च किया गया यूनेस्को के द्वारा, याद रखना यहाँ पर यूनेस्को ही लिखा है, तो यहाँ पर ईयर इंपॉर्टेंट कि 2004 में लॉन्च हुआ। देखो ईयर भी पूछ रहा है, हम कहते हैं फैक्ट नहीं याद करेंगे तो मत याद करो। फिर कह रहा है एडनबर्ग वाज द फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर, ये सही है ये भी। ठीक है, याद रखना एडनबर्ग वाज द फर्स्ट यूनेस्को सिटी इन द लिटरेचर। फिर हमारा फोर्थ जो कि हमारा आंसर है वो इनकरेक्ट है। तो ये कह रहा है कि ओनली 4 सिटीज़ हैं जो इंडिया के इसमें इस लिस्ट में यूनेस्को क्रिएटिव नेटवर्क में, तो 4 नहीं है, उससे ज़्यादा है, तो ये इनकरेक्ट है, इसीलिए ये हमारा आंसर है। ठीक है, लेकिन हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो जयपुर है हमारा, जयपुर क्राफ्ट में है। ठीक है, वाराणसी कल्चर में, शायद चेन्नई देख लेना किस में है, हैदराबाद भी देख लेना, मुंबई भी है, और मुंबई किस में है, फिल्म में है। श्रीनगर भी है, वो म्यूजिक सिटीज है। ग्वालियर भी म्यूजिक सिटी जो अभी नया ऐड हुआ है, ग्वालियर कहाँ, MP का। तो ये सब आप देखेंगे। तो कितने हो गए देखो,
क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क में कितने सिटी हैं? जयपुर 1, वाराणसी 2, चेन्नई 3, हैदराबाद 4, मुंबई 5, ग्वालियर हो गया और श्रीनगर हो गया। तो भाई कितने हो गए? तो इससे पहले भी बहुत थे, तो इसलिए ये इनकरेक्ट। 116 देखते हैं। इसमें तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो गया था, काफ़ी ढूंढा था आंसर। कह रहा है व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पीएमडीसी स्कीम पर ड्रॉप मोर क्रॉप इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। कह रहे हैं दिस स्कीम फोकस ऑन इनहेंसिंग वाटर यूज इफिशिएंसी एट फार्म लेवल थ्रू माइक्रो इरिगेशन। भाई बिल्कुल सही है, और हमको पता है कि हमारा वाटर डिप्लीशन ग्राउंड वाटर कैसे हो रहा है एग्रीकल्चर के उसके रीजन से, ठीक है। कुत्ते भौंकने लगे। हाँ, तो एग्रीकल्चर के रीजन से वाटर डिप्लीशन को रोकने के लिए तो माइक्रो इरिगेशन, भाई रुकना पड़ेगा क्या, माइक्रो इरिगेशन प्रमोट कर रहे हैं। ओ भाई रुक जाओ, जल्दी से कर लेते हैं, शांत हो गया। हाँ, तो माइक्रो इरिगेशन, तो ये सही है, तो ये सही है, तो मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये सही है। फिर कहें द कॉस्ट ऑफ बोर्न इज इम्प्लीमेंटिंग इन दिस स्कीम इज शेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट एट रेशियो ऑफ 50-50। तो 50-50 नहीं था, 64 था, और यूनियन टेरेटरी के लिए 100% है, ठीक है। अब भाई पोज नहीं करेंगे, अब भाई से ही पढ़ लेंगे। भाई बड़ा तेज भौंक रहा है यार, पता नहीं क्या हो गया। हाँ, फिर सी कह रहा है इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, तो ये सही है, तो मतलब ये सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं, हमारा आंसर बता दिया कि यही होगा, ठीक है। फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, ये पता होना चाहिए। फिर याद रखना दिस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड अंडर द प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना। जो प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना है वो ऑटोमेटिकली अंदर आ जाता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। तो ये आप याद कर देख लेना, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। फिर 117 देखते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रीहाइड्रेटिंग अर्थ इज करेक्ट। यार बहुत आपको मुझे लगता है डिस्टर्ब होते होंगे। ओके, सो यहाँ पर बताना है कि रीहाइड्रेटिंग ऑफ द अर्थ इज करेक्ट। तो रीहाइड्रेटिंग पे तो कह रहा है इट इज अ ग्लोबल कैंपेन। ओके, इट इज अ अरे यार क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं यार। हाँ, कह रहा है कि इट इज अ ग्लोबल कैंपेन फॉर राइजिंग कॉन्शियसनेस अबाउट द वर्ल्ड क्राइसिस। चल तो रहा है ना। हाँ, तो वर्ल्ड क्राइसिस के बारे में बताना है, तो सही है ये, ठीक है। फिर कह रहा है कि इट इज अ इम्पैक्ट ड्रिवन कैंपेन दैट हाईलाइट द अचीवमेंट ऑफ एट की गोल इवेंट इज COP28 के जो COP28 का इम्पैक्ट क्या हुआ है, कितना हमने अचीव किया है, उसको बताता है, सही है ये भी। इट इज़ अ कैंपेन अंडरटेकन बाय द फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन फुटबॉल फॉर पीस। याद रखना कि ये सही है, तो यहाँ पर तीनों हमारे सही हैं, और ये हमको पढ़ के जाना है, प्रीलिम्स में पूछ सकता है भाई ये, ठीक है। फिर हमारा 118 देखते हैं। GPAI बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, और ये न्यूज़ में हमेशा बना रहते, तो इसलिए यूपीएससी ने पूछा है। तो ये कह रहा है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज आर करेक्ट। तो ये याद रखना कि लॉन्च हुआ था 2020 में। अगर ऐसा कहे यूपीएससी की G20 की सबमिट हुई थी तब GPA लोगों ने लॉन्च किया, तो ऐसा नहीं है, 2020 में लॉन्च हो गया था। तो याद रखना कि ये एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है विच एम टू ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सही है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। फिर कह रहे हैं द एनुअल GPI समिट वाज हेल्ड एट न्यू दिल्ली इन दिसंबर 2023। रीजन पता चल गया क्यों पूछा गया, क्योंकि इसकी मीटिंग हुई थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि GPI के बारे में जो कुछ मिल जाए, दोनों ऑप्शन करेक्ट थे। फिर कह रहा है पहले देख लेना, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ GPI। ओके, सेक्रेटेरिएट इज होस्टेड बाय द GPI बाय OECD। ओके, फिर मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल कंट्रीज। तो इतना आपको याद रखना है GPI के बारे में। फिर अब आई थिंक 2 क्वेश्चन एक हो लास्ट है। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द ब्लू लाइन इज करेक्ट। कह रहा है इट इज अ लर्निंग इकोसिस्टम क्रिएटेड बाय द यूएन स्टाफ कॉलेज। तो यूएन सिस्टम ये सही है, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि इट इज अ लाइन ऑफ विड्रॉल सेट बाय UN फॉर द पर्पस कन्फर्मिंग द विड्रॉल ऑफ इजरायली फोर्स
इजरायली फोर्स फ्रॉम द साउथ लेबनान। तो ये याद रखना कि ये ब्लू लाइन जो है वो इजराइल से रिलेटेड है, इजराइल फोर्स के विड्रॉल से रिलेटेड। यूपीएससी केवल वन वर्ड पे खेल सकता है इस केस में। तो यहाँ पर हमारे दोनों करेक्ट थे। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, और इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इन दिसंबर 2023 पार्लियामेंट ने सेटअप किया और एक बिल पास किया जो इस्टेब्लिश करेगा समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। तो कहाँ ये इस्टेब्लिश होगा, तो याद रखना तेलंगाना में। ये ऑप्शन देखो, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब ट्राइबल एरिया, हमको जल्दी झारखंड में भी झारखंड लगा रहा था। तो याद रखना कि ये जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी है वो तेलंगाना में है। ठीक है भाई, 2 बजे से शुरू किए थे और 4 बजे आज तो सोना भी मतलब पूरा सब कुछ एक तरफ हो गया। वीडियो वगैरह तो चलती नहीं फिर भी, लेकिन जो भी है सबका भला हो। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कर सकते हैं आप, और मतलब जो भी आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। और ये मैं पीडीएफ बिल्कुल एब्सोल्युटली शेयर कर दूंगा। और अगर आप जैसे कि टेलीग्राम पे नहीं है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लिंक बनाने की ट्राई करता हूँ कि जहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सको डायरेक्ट लिंक से, बिना टेलीग्राम से। तो वो भी मैं ट्राई करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। मैं थैंक यू, बाय।